नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से लगे हुए होंगे। देखिए, आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज है हमारी एनसीईआरटी 11th की आरोह भाग 1 जो 11वीं क्लास की। देखिए, कोई जो ना कैंडिडेट बीच में कह रहे कि मैडम सिलेबस बदल गया, जो चैप्टर कट गए वो भी आपने डाल रखे हैं। एक बात बता दूं आपको, कुछ चैप्टर कट गए हमारे तो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो सेट के या दूसरे पेपर होते हैं ना, कई बार कटे हुए में से उनमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। हम तो चेंज करवा देते हैं, कट रहा है। अगर आपके बोर्ड में वो आगे मान लो प्रश्न पूछ लिया गया कोई उससे रिलेटेड, एक दो चैप्टर अगर मान लो बीच में आप ज़्यादा देख लोगे तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अगर उसमें से कोई आ गया तो वो आपके काम आएगा, इसीलिए मैंने उनको नहीं काटा, उनको इसमें करवाया है। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी की जो है हमारी आरोह भाग 1 है, मोटी मोटी चीज़ है। इसमें लेखक परिचय बताया गया है, थोड़ा सा पाठों का सार संक्षेपण किया गया है और प्रश्नोत्तरी करवाई गई है। तो ये आपके बड़े काम की हो सकती है। पीजीटी के लिए खास तौर पे विशेष तौर पे लाभदायक है ये 11वीं की हिंदी की बुक। तो इसमें से अब आप यूँ मान के चलिए प्रश्नोत्तरी आती है इनमें से। ये आरोह है। वितान की भी एक वीडियो डाल दूंगी मैं। वितान के भी जो है ना, जो हमारे चैप्टर है 11वीं में 3 चैप्टर है और 12वीं में हमारे 4-5 चैप्टर है। उस हिसाब से जो है ना मैं वो दोनों वीडियो बना के डाल दूंगी, क्योंकि पिछली बार जो है ना 11वीं की जो वितान थी उसमें से भी 2-3% लिए गए थे। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले आप आरोह कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई बात कोई पूछना है तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं अवश्य जवाब दूंगी। और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो। और देखते हैं हम आगे हमारी वीडियो आरोह भाग 1 यानी कि 11वीं की एनसीईआरटी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। हमारी +1 की है गद्य भाग लिया है हमने एनसीईआरटी की +1 की किताब आरोह भाग 1 और पहला पाठ है हमारा दूध का दाम प्रेमचंद जी का। तो इससे पहले कि हम दूध के दाम की बात करें, हम सबसे पहले प्रेमचंद जी की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रेमचंद से संबंधित कोई ना कोई 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इसलिए हम प्रेमचंद को अच्छे से करेंगे। देखिए, थोड़ा सा जीवन परिचय मैंने यहाँ दिया है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले में लम्ही नामक स्थान पे हुआ था, लम्ही में हुआ था। और उनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये थोड़ा सा प्रेमचंद का मैंने पहले भी बताया है आपको। और हिंदी की ओर आकृष्ट और हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। और उन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से अपनी प्रकाशक संस्था भी स्थापित की, यानी कि सरस्वती नाम से, सरस्वती प्रेस नाम से उनकी प्रकाशक संस्था थी, जहां वो किताबें और दूसरे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। इनकी रचनाएं, प्रेमचंद ने 11.5 उपन्यास लिखे हैं। इनको जो ना उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। लगभग 350 के करीब जो है कहानियाँ लिखी है। 400 नहीं, 350 आएगी ये। 350 के करीब कहानियाँ हैं इनकी। और नाटक है, निबंध संग्रह है। तो उपन्यास में वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा रह गया था उनका। और उसके अलावा जो है ना गोदान, उनका एक परिष्कृत या प्रौढ़ उपन्यास है। और गबन है, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह, प्रेमचंद जी की 350 कहानियों को उनके मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित किया गया है। इसके अलावा जो है प्रेमधन में संकलित है इनकी कहानियाँ। और नाटक है इनके करबला संग्राम की वेदी। और उसके बाद है कुछ विचार विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह। तो इस प्रकार ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो आइए देखिए, प्रश्नोत्तर करते हैं पहले पाठ के दूध का दाम के। इससे पहले कि मैं प्रश्नोत्तर करूँ, दूध के दाम के बारे में बता देती हूँ आपको। दूध का दाम क्या है? गांव का एक ठाकुर है जिसके 3 लड़कियां हो गई है और 3 लड़कियों पे एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो उसकी पत्नी को दूध नहीं उतरता। अब उसको दूध, डॉक्टरों ने कह दिया भी इसको माँ का ही दूध पिलाना है। अगर माँ का दूध नहीं पिलाया जाएगा इसको तो बच्चा जो है वो जीवित नहीं रहेगा। तो उधर जो है ना गाँव की एक जो है वो जमादारनी है, उसका नाम है भूंगी।
भोंगी क्या करती है, वह सोचती है कि जमींदार के जो है वो लड़का होगा तो मैं अच्छी सी वो लूंगी बधाई बधुई। तो इस प्रकार दोनों मियाँ बीबी बात करते हैं। और जैसे ही भोंगी के पास बुलावा आता है, क्योंकि वो पहले जो घरों में बच्चे पैदा होते थे तो दाई के रूप में जो है वो जमादारनी को बुलाते थे, तो उसके पास बुलावा आता है। वो अपने बेटे मंगल नाम का बेटा है जो अभी 3 महीने का है, उसको वो ना धरती पे ही लिटा के चली जाती है और वहाँ जाती, महेश नाम है ठाकुर का, और सारा काम करती है। और बाद में जब दूध की समस्या आती है तो क्योंकि उसके छोटा बच्चा था भूंगी का, वैसे तो वो निमन जाति की थी, लेकिन जमींदार ने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, निमन क्या, उसको तो अपने बेटे की परवाह थी, तो उसने कहा कि भूंगी अगर तू दूध पिला दे, तो भूंगी ने भी हाँ कर ली। अपने बेटे को तो पिलाती नहीं थी, उसको दूध पिलाती थी। तो भूंगी का दूध पी के वो जो महेशनाथ का बेटा था वो तो लंबा तगड़ा हो गया, और जो मंगल था वो बेचारा कमजोर रह गया, क्योंकि उसके हिस्से का जो है ना दूध तो उसको मिल जाता था और उसकी केयर भी नहीं होती थी। तो इस तरह करते करते ना फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो बहुत मोटा तगड़ा हो जाता है जमींदार का बेटा, और मंगल बिल्कुल दुर्बल रह जाता है। और फिर उनकी आपस में जो है वो कई बार घोड़ा घोड़ा बनने के लिए लड़ाई भी होती है। भूंगी की जो है गेहूं प्रजाति का सांप एक दिन ऊपर नाला साफ कर रही थी, उसने उसको भूंगी को काट लिया था और भूंगी की मृत्यु हो गई। और मंगल की भी पहले ही मृत्यु हो गई थी प्लेग की बीमारी के कारण। उसकी गुद्दड़ की, जो भूंगी का पति था उसका नाम गुद्दड़ था, गुद्दड़ की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो अब मंगल हो गया अनाथ, अनाथ हो गया। और नीम के पेड़ था ठाकुर जमींदार के घर के सामने, वह उसके घर के आगे पड़ा रहता था, और ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन उसका वहां पड़ा रहना भी लोगों को पसंद नहीं था, और वो जूठन खाता था महेश बाबू और उसके बेटे की, जो जूठ में बच जाता था वो खाता था। और एक कुत्ता था जो है ना उनका, उसका मंगल का सहयोगी था, उसी की चटाई पे सोता था, एक पटी हुई चटाई, सर्दी गर्मी बरसात वो उसी नीम के नीचे रहते थे। और एक दिन उनको दुदकार देती है ठकुराइन, क्योंकि उसके बेटा ने जाके उसकी शिकायत लगा दी। और फिर वो अपने घर पे जाके खंडर पे रोता है, और अंत में कहता है कि लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का दाम ये मिल रहा है। तो इस प्रकार कहानी का शीर्षक दूध का दाम। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने दोस्तों इसकी की। तो देखिए आइए अब करते हैं हम परसोत्तर बाबू महेशनाथ अपने गांव के क्या थे, अपने गांव के क्या थे, जमींदार थे। बाबू महेशनाथ के कितनी बेटियां थी, अभी अभी मैंने आपको बताया। उनके 3 बेटियों पे जो है एक बेटा हुआ था, 3 बेटियां थी। चौथी संतान के जन्म के समय बाबू महेशनाथ ने किसे बुलाया था, उन्होंने जो न उसके समय भूंगी को बुलाया था। डिलीवरी के समय भूंगी का अपना बेटा कितने महीने का था, उसका अपना बेटा जो था वो 3 महीने का था, जिसको वो धरती पर लिटा के वहां पे चली आई थी, क्योंकि गुद्दड़ भी बधाई देने के लिए जा रहा था। और वो भी भूंगी ने महेशनाथ के बेटे को कितने समय तक दूध पिलाया, लगभग 1 वर्ष तक उसने अपना दूध पिलाया महेशनाथ के बेटे को। भूंगी को दान दक्षिणा में कितनी साड़ियां मिली, 2 साड़ियां मिली, और बहुत सारा सामान मिला, जिसे भूंगी जो है ना उसमें गाड़ी में लाद के लेगी थी। भूंगी के पति का क्या नाम था, भूंगी के पति का नाम था गुद्दड़ सी। उसके बाद अगला हमारा, गुद्दड़ किस बीमारी से मर गया था, गुद्दड़ प्लेग की बीमारी से मर गया था। दोस्तों ये मैंने सारांश आपको पाठ का बताया है, तो उसी में से सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं। भूंगी के किसके काटने से मर गई थी, सांप के। अगर मान लो सांप की प्रजाति पूछी जाए तो गेहूं प्रजाति की थी। जब भूंगी मरी तो उसका बेटा कितने वर्ष का था, जब भूंगी मरी तो उसका बेटा जो है वो 7 वर्ष का था, ये भी आएगा इसका। उसके बाद जब भूंगी मरी तो उसका बेटा कितने वर्ष का था, सॉरी ये रिपीट हो गया, उसका बेटा 5 वर्ष का था। ये 10वां प्रश्न जो है ना, भूंगी मरी जब उसका बेटा था 5 वर्ष का, ए आएगा। भूंगी के बेटे का क्या नाम था, भूंगी के बेटे का नाम था मंगल। और मंगल की किसके साथ गहरी संति थी, एक टामी नाम का कुत्ता था जिसके साथ उसकी बहुत दोस्ती थी, वो उसी के साथ बैठता उसी के साथ खाता, तो उसके साथ उसकी बहुत पटती थी। और फिर अगला प्रश्न है हमारा, सुरेश का रोना किसकी आवाज जैसा था, रेल के इंजन की आवाज जैसा था। लेखक ने कहा है कि ज्यादा लाड प्यार ने जो उसकी बुद्धि के साथ किया वही, जो उसके शरीर के साथ किया वही उसकी बुद्धि के साथ किया, यानी कि वो शरीर से मोटा थुलथुला था और बुद्धि भी उसमें इतनी अधिक नहीं थी। वो सारा दिन लाड प्यार में रहता था और खाने की लगी रहती थी। जब वो रोता था जोर जोर का तो भोपू की तरह, रेल की इंजन की तरह उसकी आवाज आती थी। तो इस प्रकार का जिक्र लेखक ने किया है। तो देखिए ये, अब इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे, जैसे सुरेश ने माँ से क्या शिकायत की, सुरेश ने कहा कि मंगल ने मुझे छू लिया। जमींदार ना प्रायश्चित करने की बात किसने कही, कई लोगों ने कहा ना वो 1 साल का बच्चा हो गया, तब उनको कहा कि भैया आप प्रायश्चित करो। तो जो मोटेराम शास्त्री थे गाँव के पंडित, उन्होंने जमींदार को प्रायश्चित करने की बात कही। 1 साल तक तो फिर जमींदार ने कहा जो मेरे बेटे के रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका प्रायश्चित कैसे होगा। जमींदार था इस कारण सारे लोग चुप हो गए, किसी ने जो न ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ। तो इस प्रकार जो है ये उस समय की जो है वो रूढ़ी परंपराएं था, उन पे भी एक करारा कटाक्ष है। और एक निम्न वर्ग के लोग किस प्रकार अपनी, यहाँ तक कि अपना दूध तक भी माँ जो है दूसरों को दे देती है, इस बारे में जो ना मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है। अगला देखिए,
दूसरा पार्ट है हमारा कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन। अब कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, मियां नसरुद्दीन को फिर देखेंगे। महिला कथा लेखिकाओं में अपनी विशिष्ट पहचान है कृष्णा सोबती की। इनका जन्म 18 जनवरी 1925 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखना, ये गुजरात पाकिस्तान का है। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला तथा दिल्ली में हुई थी। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से भी रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी ने 72 सदस्यता भी प्रदान की है, यानी कि साहित्य अकादमी की ये सदस्य भी है। उसके बाद अगला हमारा कथा लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का प्रमुख स्थान तो है ही है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, रेखा चित्र आदि लिखे हैं और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर इन्होंने लिखा। भारत पाकिस्तान के विभाजन, नारी शक्ति आदि इस प्रकार के मार्मिक टॉपिक उठाए हैं इन्होंने। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, आप एक आदि जरूर आ जाती है। जिंदगी नामा, उपन्यास, दिलो दानिश, की समय, सरगम, सारी इंपॉर्टेंट है। मित्रों, मरजानी, डाल से बिछड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, और संस्मरण, शब्द चित्र, शब्दों के आलोक में हम हसमत, ये इनके संस्मरण और शब्द चित्र है, जिसको रेखा चित्र या शब्द चित्र कहेंगे हम। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब मियां नसरुद्दीन की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि ये प्रश्नोत्तर शुरू करें, मियां नसरुद्दीन जो है वो क्या है? एक बूढ़े व्यक्ति है जो रोटी बनाने का, नान बाई कहते हैं, और रोटी पकाने का काम करते हैं। वो कहते हैं 56 प्रकार की रोटी बनाते हैं, अलग अलग रोटियों के नाम देते हैं और अपने बाप दादा का जिक्र करते हैं कि वो भी यही काम करते थे। और जब लेखिका वैसे है ना अनायास ही उधर से गुजर रही थी तो उन्होंने पटपट की आवाज़ सुनी, तो उसने सोचा कि कोई सेवियां बना रहा है, लेकिन जब जाके देखा तो वहाँ रोटी बन रही थी। तो उसने मियां नसरुद्दीन से पूछना चाहा, लेकिन मियां नसरुद्दीन अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। वो अपनी कला को, अपनी रोटी बनाने की कला को ही बहुत सब कुछ मानते थे और बड़े शाही अंदाज में जो है ना वो बैठे हुए थे वहाँ पे। मसीही अंदाज कहा लेखक ने उनके बैठने का। और उन्होंने कहा कि पेशानी पर उम्र के उभरे हुए भाव और चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। इस प्रकार थोड़ा सब चित्र अंकित किया लेखिका ने। लेखिका अपनी सहयोगी के साथ थी। लेखिका ने बहुत सारी सवाल पूछे उनसे, तो वो सारी बातें बताते हैं और कौन सी रोटी बनाते हैं और इसमें उन्होंने महारत कैसे हासिल की है, सारा कुछ इस पाठ में बताते हैं। तो मियां नसरुद्दीन के बारे में पाठ हमारा। उसके बाद मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? वो रोटी पकाने की कला में निपुण थे। मियां नसरुद्दीन किन के मसीहा थे? वो नान भाइयों के मसीहा थे। मियां नसरुद्दीन को लेखिका ने नान भाइयों का मसीहा कहा क्योंकि वो मसीही अंदाज में चारपाई पे बैठे हुए थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजर रही थी? मटिया महल की तरफ से गुजर रही थी लेखिका, तब उसने पटपट की आवाज सुनी। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? उनकी गढ़ैया मोहल्ले में थी उनकी दुकान। उसके बाद है अगला हमारा 5वां प्रश्न, मियां नसरुद्दीन किस घर पर बैठे थे? यानी कि किस घर नहीं है, किस पर बैठे थे? वो चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, यानी कि चारपाई पर। मियां नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया? उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, जैसे लेखिका ने प्रश्न किए उनसे। तो मियां एक और था मियां नसरुद्दीन जो है ना अखबार नवीस यानी कि पत्रकारों को खुराफातों की बात करता है। मियां नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियां बरकत था उनके पिता का नाम, मियां बरकत, और उनके दादा का मियां कल्लन था। मियां नसरुद्दीन के पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती है मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका। अगला प्रश्न है, अखबार बनाने वालों को और पढ़ने वालों को मियां नसरुद्दीन क्या कहते थे? निठल्ला कहते हैं। वो कहते हैं अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले सारे निठल्ले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो अखबार बनाते हैं और पढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? कल्लन मियां था मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम। मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? उन्होंने खोजियों की खुराफात जो है वो अखबार नवीस को कहा है, यानी कि जो अखबार वाले पत्रकार यानी उनको उन्होंने अखबार नवीस को कहा है। मियां नसरुद्दीन ने के अनुसार रोटी जनाब पकती है, किससे पकती है रोटी? रोटी तो हाथ से पकती है। और मियां नसरुद्दीन ने एक धर्रा भी छोड़ा था लेखिका आगे के, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जो बादशाह सलामत के रोटी बनाते थे और उन्होंने बिना आग पानी के ही रोटी बना दी थी। जब लेखिका ने ज्यादा पूछना चाहा तो फिर वे चिढ़ गए थे। मियां नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे? 70 वर्ष के हो चुके थे भी। मियां नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? उनके पिता की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। मियां नसरुद्दीन बड़े शाही अंदाज में बात लेखिका को बताते हैं। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा था? अब उन्होंने बब्बन मियां था उनका शागिर्द, उसको उन्होंने कहा कि भट्टी सुलगा ले, बब्बन को कहा था उन्होंने भट्टी सुलगाने के लिए बब्बन। उसके बाद है मियां नसरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? अब वो प्रति मन जो ना आटे के अपने कारीगरों को 2 रुपए और जो मैदा थे उसके 4 रुपए देते थे।
उसके बाद है अगला हमारा, मियां नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए देते थे? मैदे के वो 4 रुपए देते थे, 4। उसके बाद मियाँ ने रुखाई से जैसे क्या काट दी, जैसे फांकी काट दी उसने, यानी कि बिल्कुल रूखा व्यवहार किया। जब उनके पूर्वजों के बारे में लेखिका जानना चाहतो, तुम की रोटी किससे भी ज्यादा महीन होती है? वो जो ना, तुन की रोटी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, यानी कि बहुत ही पतली होती है। निकाली कहाँ से और निकली तथा हजम, कहता है कि क्या निकाली कहाँ से और निकली के तंदूर से, रोटी जो है ना तंदूर से निकली और हजम, यूँ कहता है मियाँ। उसके बाद मियाँ नसरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे? वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। मियाँ नसरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका हुआ था? मौसमों की मार से पका हुआ था उनका चेहरा। अगला है, पेशानी किसे कहा गया है? माथे को पेशानी पर मौसमों की मार से उभरे हुए जो है ना, इस प्रकार लेखिका ने जिक्र किया है। रंगरेज क्या होता है? रंगरेज होता है कपड़ा रंगने वाला, उसको रंगरेज कहते हैं। उसके बाद है, शीरमाल क्या होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, शीरमाल किसे कहते हैं? शीरमाल जो है वो एक रोटी का प्रकार है, रोटी को कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 वर्ष। अगला पाठ हमारा, लेखक जो है वो सत्यजीत रे है, फिल्मकार सत्यजीत रे वही लेखक है। मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था ये, इस पर फिल्म भी बन चुकी है और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो ये सत्यजीत रे का जो है, अप्पू के साथ 2.5 साल की। अप्पू जो है एक पात्र है, अप्पू के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सत्यजीत के बारे में बात कर ले। सत्यजीत जो है वो बंगाल में इनका जन्म हुआ और ये मूल रूप से जो है फिल्मों के लिए लिखते हैं। सत्यजीत राय ने बंगला में बच्चों के और किशोरों के लिए लेखन का बड़ी संजीदगी से किया है, बच्चों की बहुत सारी फिल्म बनाई है। जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों का संसार भी इन्होंने प्रमुख रूप से रचनाएं हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी फिल्म है अपराजिता, पथेर पांचाली, अप्पू का संसार, जल सागर और देवी, चारुलता और महानगर, गोपी गाय ने बाका बायरे, ये बंगला में बनी है सारी। और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी की फिल्में इनकी। फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्री रवि इनको जो है वो फ्रांस का लेखन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों के लिए इनको ऑस्कर तथा भारत सहित फिल्म जगत का प्रत्येक महत्वपूर्ण सम्मान इनके नाम है। तो अप्पू के साथ 2.5 वर्ष की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ें इससे पहले। अप्पू क्या है? एक पात्र है जो कहानी का, एक फिल्म का पात्र है, बच्चा है वो, और उस पर कहानी बनती है। दुर्गा और अप्पू 2 बहन भाई है और दोनों जो है वो किस प्रकार अपना जीवन, सामान्य जीवन की बात है, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार वो भागते हैं। तो ये सारी जो ना, वो कासवन के फूलों में जाते हैं, रेल को चलता हुआ देखते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों का उल्लेख करके जो है ना, हमारे लेखक ने इस लेख की रचना की है। तो देखिए, अप्पू के साथ ये है साल पाठ का लेखक, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो उसका नाम है सत्यजीत रे। क्या है? बी, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? 1921 में इनका जन्म हुआ था। और सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, यानी कि कोलकाता आएगा यहाँ पे। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया है? भारत रत्न से, यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उनसे इनको सम्मानित किया गया है। सत्यजीत राय की प्रसिद्धि हिंदी फिल्म सदगति से हुई, बहुत ही फेमस हुए, सदगति हिंदी फिल्म से इनको प्रसिद्धि मिली। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? पथेर पांचाली फिल्म है पहली इनकी। उसके बाद है अगला, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा के में लिखा गया है? तो ये जो है एक संस्मरण है कि वो 2.5 साल में वो फिल्म पथेर पांचाली बन के तैयार हुई थी। तो उसका जो पात्र था अप्पू, उसके साथ 2.5 साल किस प्रकार बिताए उन्होंने। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से आधारित है? पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव पर आधारित है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2.5 साल तक चला उसकी शूटिंग का काम। पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के साथ पर्याप्त क्या नहीं था? पर्याप्त धन नहीं था, यानी कि पैसा नहीं था। वो विज्ञापन कंपनी में काम करते, धन कमा के लाते और जब इकट्ठा हो जाता तब वो फिल्म बनाते थे। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? उनको एक 6 साल का लड़का चाहिए था जो नहीं मिल रहा था। उसके लिए बहुत सारे लोगों के ऑडिशन दिए। एक बार तो एक लड़की आ गई और बाल कटवा के अभी ताजा ताजा पाउडर वगैरह डाल रखा था। जब उससे पूछा गया तो पता चला कि वो लड़की है। नाजुक आवाज में बोलने वाले का नाम क्या था? वो नाजुक आवाज में बोलने वाली लड़की का नाम था टिया।
उसके बाद है कौन बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना था? उनके पड़ोस का ही लड़का था सुबीर बनर्जी, जो पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू बना था। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली चुन्नी बाला कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की थी चुन्नी बाला। और भगवान का यह अच्छा वो रहा संयोग कि वो सही सलामत रही 2.5 साल तक। पालसीट गांव कलकत्ता से कितने दूर है? पालसीट गांव जहां ये शूटिंग हो रही थी वो कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर है। उसके बाद दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किस फूलों के वन में पहुंचता है? वो कासवन फूलों में भूलता है, कास फूलों में, कासवन के फूल है ये, सफेद धरातल है उनका, मतलब सफेद रंग के है वो। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों ने काम किया था? 2 ने किया था, एक मर गया था, फिर दूसरा कुत्ता लाए और वो उससे मिलता जुलता था, लेकिन फिल्म में जो ट्रिक अपनाई गई थी किसी को पता भी नहीं चला कि ये दूसरा कुत्ता है। उसके बाद अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया था अप्पू की माँ का नाम, सर्वजया। और शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? बोडाल गांव जो है वो अधिक उपयुक्त था, वहाँ पे अच्छी लोकेशन मिल जाती थी इनको। भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? साउंड रिकॉर्डर है यहाँ भूपेन बाबू। एक दिन साउंड रिकॉर्डिंग हो रही थी तो लेखक ने उससे पूछा ओके, तो उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। जब उन्होंने झाँक कर देखा तो देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा सांप है, सांप देखकर सहम गए थे। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। तो चर्चिल, एक वहां पर पागल आदमी होता जहाँ शूटिंग करते वो हिटलर और चर्चिल का नाम लेता है और उनको गालियां निकालता है, तो इसलिए हिटलर और चर्चिल का जिक्र है यहाँ पे। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। और ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है उस समय की। अब्दुल गफ्फार खां को किस गांधी के नाम से जाना जाता था? उसको सीमांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था एक, कौन था? एक धोबी था जो किसी भी टॉपिक पे जो नेतागिरी करता था और भाषण देने शुरू कर देता था। सुबोधदा किस बीमारी से ग्रस्त थे? सुबोधदा मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। यही है वो सुबोधदा जो चर्चिल और उनकी बात करते थे, वो पागल था, यानी कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ संपन्न हुआ। आइए चौथा पाठ देखते हैं। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का है। दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में तो जितनी हम बात करें उतनी कम है। ये वो हमारे हिंदी के पुरोधा है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर के गांव गुड़ियानी में हुआ था 1865 ईस्वी में। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था, पिता में यानी कि दादा का नाम लाला गोवर्धन दास था। इनकी जो न परिवार बक्सीराम वालों के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके एक चाचा की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण विधवा चाची ने किया था। और 15 वर्ष की छोटी सी आयु में इनका विवाह है रेवाड़ी में हो गया था। गुप्त जी अपने समय में कुशल संपादक भी रहे हैं, इन्होंने संपादन कार्य भी किया है और विनोद प्रिय लेखक भी रहे हैं, यानी कि चुटीले निबंध लिखे हैं इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अखबार चुनार और कोहिनूर का संपादन करने वाले। और बाद में इन्होंने 3 दैनिक पत्रों यानी कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र का संपादन किया। ये तीनों याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, यानी कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। भारत प्रताप तथा भारत मित्र पत्रों से जुड़ने का इन्होंने लेखक कार्य में विशेष क्षमता प्राप्त की। और गुप्त जी का देहावसान 42 वर्ष की अल्पायु में हो गया था 1907 में, लेकिन इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में ही इतना नाम कमा लिया था। अब इनकी रचनाएं देखिए। गुप्त जी की रचनाओं में 5 संग्रह है अब तक प्रकाशित हो चुके। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू इनका एक प्रिय पात्र है, काल्पनिक पात्र है। शिव शंभू के चिट्ठे, स्फुट कविताएं हैं और गुप्त निबंधावली, चिट्ठे और खत। और इन 5 संग्रहों में इनकी अनेक गद्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और इनके 50-60 महत्वपूर्ण निबंध अभी भी है प्रकाशित है, यानी कि अभी भी प्रकाशित होने बाकी है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है गुप्त जी का जीवन परिचय था। विदाई संभाषण की यदि बात करें हम तो ये है ना 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन जो है ना 2 बार यहाँ का वायसराय बना था भारत का। पहले बंगाल के वायसराय बनते थे, बाद में जो है वो सारे बंगाल वाले ही सारे भारत के बनने लगे। तो ये 2 बार बना, 1899 से 1904 और 1904 से 1905। जब ये 1905 में बंगाल विभाजन किया तो इसकी बड़ी थू थू हुई और उसके बाद इसको भारत से जाना पड़ा। कहते हैं कि यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन गया तो उसके यहाँ इतने ऐशो आराम से रहता था और वहाँ लंदन में जाके उसकी बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हुई। तो
लेखक कहता है कि 8 लाख बंगालियों ने उस समय गिड़गिड़ा के इससे पैरों में भीख मांगी थी कि बंगाल का विभाजन ना कर, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं मानी वो बात है। और कहते हैं तब तो ये अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन जब यहाँ से ये जो ना गया इस तरह से, तो कहते भारतीय तो बड़े नम्र हृदय होते हैं, वो तो ऐसे दुष्ट की विदाई पर भी जो है शोक मनाते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ निबंध है ये। विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम बताइए। लेखक तो हमारे बाल मुकुंद गुप्त ही है। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, डी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गुड़ियानी गांव में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के में सक्रिय क्या थे? अब वो क्या सक्रिय पत्रकार थे, वो एक यानी कि ए आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो पत्रकार थे एक क्योंकि उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1907 में उनका निधन हो गया था, अल्पायु में ही। आप इस देश से अलग होते हैं, काज से क्या है? यहाँ से भगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से विदा किए जाते हैं। उसके बाद है, लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? वो तीसरी शक्ति है। वो तीसरी शक्ति जो है लेखक ने 2 रूपों में कहा है, एक तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और एक भगवान। तो उसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? वो 2 बार वायसराय बने थे भारत के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? शांत रस का आविर्भाव होता है या करुण रस का आविर्भाव होता है? लेकिन लेखक ने कहा है यहाँ वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है, यानी कि मन में जो है हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नई बातों को सोचने लगते हैं। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? वो बंबई में उतरे थे दूसरी बार जब भारत आए थे, और बड़े ठाठ से आए थे। वो तो यूं सोच रहे थे कि मैं ही सब कुछ बना सकता हूँ। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला रहे थे? ऐसे शांति फैला रहे थे, इसी कारण उनकी आलोचना हुई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? पानी की बूंद जिस प्रकार गर्म तवे पे नाचती है, इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को नचाया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? सोने की थी उनकी कुर्सी, और राजा की चांदी की होती थी। उसके बाद जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस पर सवार थे? जब जुलूस में जो है वो लॉर्ड कर्जन हाथी पर सवार थे, ए आएगा इसका। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटकनी खाई थी? उन्होंने जंगी लाट के मुकाबले जो है वो पटकनी खाई थी, ये जंगी। उसके बाद है, कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया था? 8 करोड़ भारतीयों, 8 करोड़ आएगा यहाँ पे। उसके बाद है अगला हमारा, किसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, यह वह कहलाता है? वह सूत्रधार कहलाता है, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। इस दुनिया का सूत्रधार भगवान है। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? नादिर से बढ़कर थी। कहते हैं जब नादिर ने 1739 में दिल्ली में कत्लेआम किया था, वो भी मान गया था जब रंगीले ने जो है वो माफी मांगी थी और समर्पण कर दिया था। लेकिन लॉर्ड की जिद तो उससे भी बड़ी थी। दिल्ली में कत्लेआम किसने किया था? नादिर शाह ने किया था दिल्ली में कत्लेआम। उसके बाद है अगला, जार शब्द किस देश के तानाशाह के लिए प्रयुक्त होता है? रूसी तानाशाह जो है उसको जार कहते हैं। उसके बाद ये था हमारा पाठ। अगला पाठ है हमारा गलता लोहा, शेखर जोशी इसके लेखक। गलता लोहा क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, पहले शेखर जोशी को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार शेखर जोशी का जन्म 1932 कोलमाड़ा उत्तराखंड में हुआ था। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अलग अलग ढंग की कहानियां लिखी। धीरे धीरे इन्हीं कहानियों से मिलती जुलती अनेक कहानियां लिखी जाने लगी, और इस प्रकार जो है इसी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर ये कहानियां लिखते थे। कहानीकार शेखर जोशी की रचनाओं में अब जो कहानीकार शेखर जोशी है, इनकी रचनाएं देखिए क्या क्या है। कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा और नौरंगी बीमार है, शब्द चित्र आदि इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। उसके बाद जो है इनका जो पाठ है गलता लोहा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गलता लोहा पाठ जो है, मोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार, ब्राह्मण परिवार का बच्चा है जो कुशाग्र बुद्धि है, पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन साधन नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ पाता। वो उसके पिता जो है उसको शहर में भेज देते हैं, और उसके कोई जो ना परिवार का एक लड़का है रमेश उसके पास, लेकिन वहाँ जाके जो कुशाग्र बुद्धि बच्चा था मोहन, वो
वहाँ जाके बिल्कुल पिछड़ जाता है, क्योंकि उसको सारे मोहल्ले की औरतें अपना काम करवाती है और उसकी उस पर ध्यान नहीं देती, पढ़ाई पे कोई भी। उनको तो एक फ्री का नौकर मिल जाता है। और अंत में क्या होता है कि उसको एक डिप्लोमा सा करवा दिया जाता है 8वीं के बाद। और एक उसका धनपत एक लुहार होता है जो उसके धनराम, जो उसी के साथ पढ़ता है, जो पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था। और एक उनका मास्टर होता है त्रिलोक सिंह, जो ना मोहन को कहता है कि ये देश, ये नाम रोशन करेगा गांव का। और वो जो धनराम को जुबान के चाबुक मारता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा, उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, ऐसी सी बातें बोलता है। तो इस प्रकार जो ना, जब एक दिन क्या होता है, मोहन अपने गाँव में आया हुआ तर दाती लगवाने के लिए जाता है धनराम के पास। और फिर धनराम एक छल्ला सा बना रहा होता है और उसमें से मोहन ले लेता है और बड़े सुडोल ढंग से छल्ला बनाता है। तो धनराम के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो ना उनके टोले में जाके कभी बैठते भी नहीं थे। तो ये दिखाया कि किस प्रकार एक कुशागर बुद्धि बच्चा एक जो है ना निम्न दर्जे के बच्चे की तरह जो है वही लोहा मोड़ना इस प्रकार की चीज सीखता है, लेकिन वो टेक्निकल रूप से मोड़ देता है उनको। यही सारा दिखाया गया है कि अपने ही परिवार के लोग किस प्रकार शोषण करते हैं। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए उसके अनायास ही। उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, मोहन के मन में किसकी ऑफर की अनुगूंज शेष थी? धनराम के ऑफर की अनुगूंज शेष थी उसमें, धनराम। उसके बाद है धनराम का क्या काम करता था? धनराम एक लोहार का बेटा था और उसने कब अपने पिता के काम को करना शुरू कर दिया? वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला। निहाई किस चीज का बना ठोस टुकड़ा होता है? वो लोहे का बना एक ठोस टुकड़ा होता है जिसके ऊपर मार के जो ना कोई भी चीज को पहना किया जाता है। मोहन के पिता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहन के पिता का नाम वंशीधर था। वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए ये रुद्री पाठ करना था? उन्होंने गंगा नाथ जाकर जो ना गणनाथ जाकर उनको रुद्री पाठ करना था। ये आएगा। कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बुत्ते की यानी कि उसके बस की नहीं थी? 2 मील की सीधी चढ़ाई थी जहां वो अपने यजमानों के पाठ करने जाता था, वो उसके बस की नहीं थी। मोहन हसुए की धार बनवाने के लिए किसके पास जाता है? वो धनराम के पास जाता है हसुए की धार बनवाने के लिए। हसुआ मतलब दरांती जिसको बोलते हैं। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? उनके जो गांव का अध्यापक था वो मास्टर त्रिलोक सिंह था। किसकी दुकान में से हुक्के का आखिरी कस खींच कर मास्टर जी ने जो है विद्यालय आते थे? अब वो गोपाल सिंह की दुकान पे बैठते थे और स्कूल में सारा काम जो ना मोहन करवाता था, प्रार्थना वगैरह, वो वहां बैठ के हुक्का पी के आते थे। गलता लोहा पाठ के लेखक का नाम बताइए। शेखर जोशी है गलता लोहा के पाठ का नाम। उसके बाद शेखर जोशी का जन्म अगला प्रश्न है, शेखर जोशी का कौन सा सम्मान मिला? उन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद है धनराम को मास्टर जी की किस चीज का डर रहता था? उनको मास्टर जी की छड़ी का डर रहता था, क्योंकि मास्टर जी जो ना जिसको दंड देते थे उसी से छड़ी मंगवाते थे, उसी के मारते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? मोहन था उनका चहेता शिष्य, क्योंकि मोहन कुशागर बुद्धि था। धनराम ने किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह देखा? 3री कक्षा तक गया वो विद्यालय में। वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके पास भेजा था? उनके परिवार का एक चचेरा भाई था रमेश, उसके पास भेजा था। रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को एक फ्री फंड का नौकर समझता था। उसके बाद है मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? मोहन सिर्फ 8वीं दर्जे तक पढ़ा, आगे उसका एडमिशन ही नहीं कराया। बाद में बड़ी मेहनत करने के बाद उसको एक टेक्निकल ITI में डाल दिया गया। मोहन धनराम ने किस पर धार लगवाने गया था? वो हसुए पे धार लगवाने गया था धनराम के पास। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? एक सर्जक की चमक थी उसकी आंखों में। उसके बाद अगला 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? उनको तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया, यानी कि ITI में। धनराम को जब वंशीधर ने मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरीट में काम कर रहा है, क्योंकि उसने तो एक झूठी बात पाल रखी थी। और इस प्रकार जो है हमारा ये पाठ पूरा हुआ। तो इस दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक पे ही मेरा वो प्रोत्साहन होता है और आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों NCERT जैसे हमारी चल रही है और 11वीं क्लास चल रही है और गद्य खंड है, उसका मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई है, कोशिश करूँगी आगे भी बताऊँ। दोस्तों देखिए, स्पीति में वारिस कृष्णनाथ का एक जो है ये पाठ है,
और कृष्णनाथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्पीति में बाद में बात करेंगे हम। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में 1934 में हुआ था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि अर्जित की और इन्होंने काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया। और इन्होंने कुछ वर्षों तक अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैनकाइंड का संपादन, अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन किया था। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के भी बहुत अच्छी पत्रिका थी ये, उसके मंडल में ही रहे, संपादक मंडल में रहे और इनका जो है वो संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। इनकी रचनाएं जो है वो, कृष्णनाथ का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने इन दोनों ही भाषाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, साहित्य सृजना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अरुणाचल यात्रा, लद्दाख में राग विराग, अरुणाचल यात्रा, लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश और पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, बौद्ध निबंधावली आदि इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार ये इनकी रचनाएं थी। और चलिए दोस्तों, स्पीति में बारिश की बात करते हैं। स्पीति में बारिश हमारे पाठ का नाम है और ये क्या है, एक बार थोड़ा सा पाठ की भूमिका थोड़ी सी बना देते हैं हम। स्पीति जो है एक ऐसा क्षेत्र है हिमाचल का जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि चारों ओर से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ से जो है ना हवा सीधी निकल जाती है और वहाँ बारिश नहीं होती। यदि हम कहें कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो स्पीति है। वहाँ 2-3 साल तक बिल्कुल बारिश नहीं आती कई बार तो बारिश न होने के कारण वहाँ पे जो है ना ज़्यादा फसलें भी नहीं उगती। सिर्फ 2 ही फसलों का जिक्र किया लेखक ने वहाँ पे, और वो लगभग 8-9 महीने जो है वो बाकी देश से कटा रहता है वो क्षेत्र। वहाँ पे लोग नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी चोटियाँ जो है वो काली हो गई है, क्योंकि वहाँ बौद्ध लामा जो है बैठ के अपने ओम मणि पद में हूँ, ये जो ना बुद्धों का बीज मंत्र है जिसका उच्चारण करते हैं। तो लेखक वहाँ पर युवा वर्ग का आह्वान करता है कि युवा वर्ग वहाँ आए और उसको भी एक पर्यटक स्थल के रूप में बना दे। तो इसी प्रकार स्पीति का जिक्र है कि स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो 4 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम जनसंख्या है। 1911 की जनसंख्या के अनुसार जो पहली जनगणना हुई थी वहाँ पर कितने 2 व्यक्ति थे और अब जो है वो आगे इन्होंने 1991 की गणना के अनुसार 4 व्यक्ति बताया है। तो इस प्रकार के जो है ना पाठ में इन्होंने जिक्र किया है स्पीति का। वहाँ पे लेखक गया वहाँ और डाक बंगले में ठहरा था और उनके जाने के बाद एक रात को जब वो सोए हुए थे तो देखा कि खिड़की के पल्ले जो है ना वो हवा से बंद खुल हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि बारिश आ रही है और सुबह जब वो उठे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो बारिश कभी कभार होती है, आपका आना यहाँ हमारे लिए शुभ था और आप आए हो तो यहाँ बारिश हुई है। लगभग 3 साल से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। तो इसी का जिक्र है यहाँ पे। इसके लेखक का नाम जो है वो क्या है, कृष्णनाथ है। स्पीति में बारिश नामक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि ये क्या है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति किस राज्य की एक तहसील है, स्पीति हिमाचल की एक तहसील है। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है, वायरलेस सेट से ही वहाँ पे संबंध स्थापित हो पाता है। वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है, वहाँ पे 170 मील का इलाका ऐसा है जहाँ पर जाना बहुत कठिन है। सर्द ऋतु तो छोड़िए, वसंत ऋतु में भी वहाँ नहीं जाया जा सकता। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे, कहता कि जोरावर सिंह था जिसने वहां आक्रमण करके स्पीति को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहा था। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितने से भी कम है, 4 से भी कम है, वो कहता है लेखक। उसके बाद है लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था, उन्होंने राजा गुलाब सिंह ने लाहौल स्पीति उनको दिया था, राजा गुलाब सिंह। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता है, नैनो चलाते हैं वहाँ पे, स्पीति का शासन नैनो बोलते हैं उनको। उसके बाद लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1966 में। हरियाणा कब आज़ाद हुआ था, इस तरह मिला के जोड़ के कर लेना याद, 1966 में। उसके बाद लाहौल स्पीति के चारों ओर जो है ना पहाड़ों की ऊंचाई है, यानी कि औसतन जो ऊंचाई है वहाँ 18,000 फीट की बात की गई है। चारों ओर जो पहाड़ है वो, ये ऊंचाई जो है वो समुद्र स्थल से मापी जाती है। स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। यह क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से यानी कि देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है, तो लगभग 8 से 9 महीने जो है, मैंने पहले भी बताया है आपको, कटा रहता है क्योंकि बर्फ जम जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। लाहौल में कितनी ऋतुएं होती हैं, वहाँ तो सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक तो वसंत और एक सर्द ऋतु, यानी कि 2 ही ऋतुओं का जिक्र है। स्पीति में वर्षा कब होती है, कभी कभार वर्षा होती है, यानी कि बहुत ही कम
वर्षा होती है स्पीति में। स्पीति में कौन सा फल उगता है? स्पीति में आम, सेब, पपीता, इनमें से कोई भी फल वहां पे नहीं उगता, तो डी आएगा। स्पीति में साल में कितनी फसलें होती है? साल में सिर्फ एक साल में एक ही फसल होती है स्पीति में। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? अब कालिदास ने जो है विदर्भ में, विंध्याचल में, अरुणाचल में, विंध्याचल में जो है वो वर्षा की शोभा का जिक्र किया है उन्होंने। उसके बाद है मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? वो मानसून की पहुंच से परे है, मानसून वहां नहीं आता, हवाएं सीधी चली जाती है। ओम मणि पद में हूँ किसका बीज मंत्र है? ये बौद्धों का बीज मंत्र है। संसार को और दूसरा क्या अतर्क्य है? संसार और निर्वाण जो है वो अतर्क्य माना गया। कौन मानते हैं? बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि निर्वाण के आगे कोई तर्क नहीं है। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों में होड़ लगाना क्या है? लेखक कहता है कि ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया है? ऋतु संहार उनकी रचना है संस्कृत की, जिसमें उन्होंने वर्षा का वर्णन किया है। लाहौल स्पीति में सुखद संयोग किसे माना है? लेखक का जाना और वहां उनके जाने पर वर्षा होना, इसी को उन्होंने क्या माना है? सुखद संयोग माना है। तो चलिए दोस्तों, ये अगला पाठ है हमारा रजनी और लेखिका मनु भंडारी। मनु भंडारी का हमने 9th में जो है पहले वीडियो में देखा, आपने पढ़ा। लेखिका परिचय मैंने बहुत पूरा करवा दिया था वहाँ पे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन में एक सशक्त कथा लेखिका के रूप में उनका नाम जाना जाता है। 3 अप्रैल 1931 को उनका जन्म भानपुरा राजस्थान में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा अजमेर में हुई थी और ये हम सारी पहले भी पढ़ चुके हैं। कलकत्ता के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है और इन्हें जो है अकादमी दिल्ली और बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राजस्थान संगीत अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि मनु भंडारी की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी, महाभोज स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये इनके पति के साथ है। ये इनके उपन्यास है। मैं हार गई, एक पैलेट सलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा, 3 निगाहों की एक तस्वीर और रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। पटकथाएं मतलब पर्दे के लिए कथा। रजनी जो है उसका नाट्य रूपांतरण बहुत समय पहले DD1 पे आता था और रजनी एक जो है दबंग महिला होती है, वो कोई भी अत्याचार सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ भी एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है इन्होंने और वो है जो ट्यूशन प्रणाली है। वो अक्सर क्या होते हैं कि टीचर्स जो है वो जो होशियार बच्चे हैं उनको भी ट्यूशन के लिए बाध्य करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है। एक अमित नाम का लड़का है जो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन फिर भी उनका मैथ मास्टर कहता है ट्यूशन रखो, वो नहीं रखता, तो उसके फाइनल पेपर में नंबर काट देता है। रजनी को जब पता चलता है तो वो आग बबूला होती है और फिर वो हेडमास्टर से मिलने जाती है। हेडमास्टर पेपर नहीं दिखाता, फिर वो DO से मिलने जाती है। DO भी कह देता है हम क्या करें, और फिर इस प्रकार जो है ना रजनी एक आंदोलन छेड़ देती है और फिर उस आंदोलन में पत्रकार भी उनके साथ आ जाते हैं और फिर अखबारों में बात उठती है और बाद में एक कानून पास हो जाता है कि ऐसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने पे उस स्कूल का टीचर बाध्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का ये पाठ है हमारा। रजनी की लेखिका कौन है? रजनी की लेखिका मनु भंडारी है। रजनी किस विधा से संबंधित है? ये एक पटकथा है। पटकथा मतलब पट प्लस कथा, यानी कि पर्दे के लिखी गई कहानी, पर्दे के लिए। लीला ने मंगवा रखी थी क्या? केसरिया रसमलाई मंगवा रखी थी, उसको पता था उसका बेटा अव्वल आएगा। अमित के गणित में कम नंबर आए थे क्योंकि ट्यूशन न लेने के कारण जो गणित का अध्यापक था उसने उसके साथ जो है ना वो टसरबाजी करी और उसके मैथ में कम नंबर दिए। मैथ के सर थे मिस्टर पाठक जो थे, वो मैथ के सर थे। लीला 2 गिलासों में क्या लेकर आई थी? लीला जो है वो अमित की माँ है, वो 2 गिलासों में शिकंजी लेके आई थी। अमित को मैथ में कुल कितने नंबर मिले थे? अमित को मैथ में कुल 72 नंबर मिले थे, यानी कि B। उसके बाद रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? वो फाइल भूल गए थे और वो रजनी से उम्मीद करते हैं, लेकिन रजनी वापिस उनके ऊपर ही जो है ना राशन पानी लेके चढ़ जाती है। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ गई थी? चपड़ासी की जेब में चली गई थी। वो जब मिलना चाहती है रजनी वहाँ पे DO साहब के पास, तो चपड़ासी जो है अपनी जेब में रख लेता है वो, क्योंकि वो तो रिश्वतखोर था। उसके बाद बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? 90%। देखिए हमारे हरियाणा में तो 90% नहीं मिलती थी, लेकिन दिल्ली में जो है और बहुत सारे राज्यों में 90% ग्रांट मिलती है। रजनी के ने किसे इशू उठाने के लिए कहा? उन्होंने संपादक जो थे उनको कहा कि आप इस इशू को उठाए। किस तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग होनी निश्चित की गई थी? पेरेंट्स की मीटिंग 20 तारीख को होनी निश्चित की गई थी।
उसके बाद है रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? अमित के मुंह में डालती है, क्योंकि रजनी के मन मुताबिक फैसला आया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? ये जो है ना उसके पति ने कहा, जब उनको पता चलता कि उसकी पत्नी ने जो है ना वो बिल पास करवा लिया। और रसोई से हाथ पोंछते हुए कौन निकलता है? शीला निकलती है रसोई से हाथ पोंछते हुए। बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए, यह किसने कहा है? रजनी ने कहा है ये। दोस्तों मुझे इस प्रश्न में डाउट है, इसमें मेरे हिसाब से तो रजनी निकलेगी हाथ पोंछते हुए, इसमें शीला गलत दे रखा है। ये जो हमारा 15वां प्रश्न है, रसोई से हाथ पोंछते हुए रजनी निकली थी। उसके बाद अगला है पाठक सर में कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? पाठक सर से कुल 22 लड़के ट्यूशन लेते थे और पाठक चाहता था सारी क्लास उसके पास ट्यूशन रखे। अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे, कथन किसका है? लीला का, यानी कि अमित की माँ का है। वो डरती है क्योंकि रजनी जो है वो जुर्म सहन नहीं कर सकती। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, कथन किसका है? यह संपादक का है। संपादक ने रजनी का साथ देते हुए कहा था। संपादक किसके द्वारा राइट अप फ्लैश करवाएगा? वह पीटीआई द्वारा राइट अप फ्लैश कराएगा, पीटीआई। उसके बाद है मीटिंग में प्रमुख प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? बोर्ड ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया था, उसको और लागू कर दिया था। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किया? उन्होंने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए नई शिक्षा पे। उसके बाद डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी को स्लिप कहाँ थी? अब रजनी जो डायरेक्टर को स्लिप दी थी, वो स्लिप क्या हुआ था कि चपरासी ने अपनी जेब में रख ली थी। रजनी में कितने हृदय है? दृश्य आएगा दोस्तों, ये हृदय से अभिप्राय जो है दृश्य है, दृश्य। रजनी में 7 दृश्य है। उसके बाद है अगला, रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? उसको केसर की सुगंध आ गई थी अपने घर में ही, कि लीला बहन जो है ना केसर का कुछ बना रही है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ था रजनी। 8वां पाठ है हमारा जामुन का पेड़, और इसके लेखक का नाम है कृष्णचंद्र। दोस्तों कृष्णचंद्र जो थे, उनका जन्म 1914 ईस्वी में जिला गुजरांकला के गाँव वजीराबाद में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा पूछ और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। इन्होंने 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की उपाधि अर्जित की। और इन्हें खाना खाने का बहुत शौक था। ये जगह जगह जाते थे और खाना वहाँ का जो होता था उसके बारे में अवश्य टेस्ट करके आते थे, यानी कि खाने के शौकीन थे। कृष्णचंद्र प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं उर्दू में शुरू में इन्होंने लिखी थी, और प्रगतिशील और यथार्थवाद के दर्शन इनकी रचनाओं में, इनकी जो है ना रचनाओं में प्रमुख है यूके लिप्ट्स की डाली और गिर जाए खंदक, एक गधे की आत्मकथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, एक गधे की आत्मकथा। 52 पत्ते, कागज की नाव, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, मेरी यादों के किनारे, और ये है तो शिकस्त, सड़क वापस जाती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आसमान रोशन है, अन्नदाता, हम वहसी है, और गांव की कहानी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये रचनाएं थोड़े से अच्छे से दो चार इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब आती है हमारी बात की पाठ का सार संक्षेपण थोड़ा सा कर लेते हैं। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ क्या है? सेक्रेटरीट की लान में एक दिन तूफान आता है और जामुन का पेड़ गिर जाता है। जामुन का पेड़ गिर जाता है तो सेक्रेटरीट के लोग, जो कलरक है या और जो उच्च अधिकारी है, वो सारे आगे बात करते हैं, अरे इसकी तो इसीलिए जामुन थी। कोई कहता मैं घर ले जाता था, कोई कुछ। लेकिन उसके नीचे क्या होता है? एक आदमी दब जाता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। व्यंग्यात्मक लेख है एक। अब क्या होता है, वो कुछ माली और कुछ जो है ना चपड़ासी मिलके सोचते हैं उसको निकाल ले, लेकिन जैसे ही वो निकालने की सोचते हैं, एकदम ऊपर से आदेश आता है इसको ऐसे मत निकालो, उच्च अधिकारियों से परमिशन लो। क्योंकि ये जो जामुन का पेड़ था, ये चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, तो इसलिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और इस प्रकार एक फाइल बनती है और वो एक विभाग से दूसरे तीसरे चलती है, और जब तक वो फाइल बन के और तैयार होके आती है, तब तक उस आदमी की टें बोल जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बारे में अलग अलग लोगों के राय है, अलग अलग लोगों के विचार है, किस प्रकार लोग उसको एक कवि भी बना देते हैं जब वो मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ता है तो, और लेकिन उसको निकालता कोई नहीं है। तो इस प्रकार का ये हमारा हमारा जो आधुनिक जो व्यवस्था है उस पर एक करारा कटाक्ष है इस पाठ के माध्यम से। जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा लिखित है? कृष्णचंद्र के द्वारा लिखित है। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? ये एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कथा है, यानी कि मजाक मजाक में बहुत अच्छी बात को छेड़ा है लेखक ने। सेक्रेटरीट के लान में कौन सा पेड़ गिर गया था? सेक्रेटरीट के लान में जामुन का पेड़ गिर गया था। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है? एक माली ने देखा
कि पेड़ के नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी निकाला जा सकता है? माली ने ही कहा भाई हम सारे इसको पेड़ को उठा देते हैं और निकल जाएगा। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? पेड़ जो है वो कृषि विभाग से संबंधित था। यानी कि उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से संबंधित है पेड़, लेकिन बाद में जो है उसका आया कि यहाँ पर जो विभाग दिया इनमें तो कृषि है। बाद में आया कि वन विभाग वाले फिर बोले हॉर्टिकल्चर वाले करेंगे। इस तरह कर करके जो है ना उसको आगे से आगे बढ़ाते गए। उसके बाद पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किस ने खाना खिलाया? माली ने खाना खिलाया दबे दबे को उसको खिचड़ी। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह पड़ा हुआ था? उनके कुल्लों पर पड़ा हुआ था, मुद्दा पड़ा था आदमी और उसके कुल्लों पर पेड़ पड़ा हुआ था। यदि पेड़ नहीं काटा जाता तो इस आदमी को ही काट देते। किसने कहा? एक मन चला व्यक्ति था जो वहां पर जो चुटकी लेते हुए ये बात कर रहा था। मेडिकल डिपार्टमेंट के जांच के लिए किसे भेजा गया था? सर्जन को भेजा गया था। क्या इस आदमी को काट के निकालें तो वापिस जुड़ सकता है क्या? उसके बाद दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? दबा हुआ व्यक्ति पेशे से जो है वो कवि था। लोगों ने ही बना दिया था। वैसे तो कवि का उपनाम क्या था? ओस नाम से लिखता था वो कवि, ओस नाम से कहता है मैं लिखता हूँ। कवि को नवप्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल उनकी नवप्रकाशित ओस के फूल उनकी रचना थी। उसके बाद है कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया गया? कवि के मर जाने के यानी कि उसके व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को वजीफा दिया गया। किसको दिया गया भला? पत्नी को। उसके बाद सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी किसके सिर पर ले ली थी? प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर ले ली थी। भाई देखी जाएगी जो होगा तो उस व्यक्ति को तो निकालो, लेकिन जब तक उसको निकालने की बात आई तब तक तो वो मर गया था। रात को बड़े जोर का क्या चला था? झक्कड़ चला था। झक्कड़ मीन तूफान। उसके बाद बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? इसकी जामुन कितनी रसीली थी? यह कथन किसका है? यह कथन एक कल रखा है। वो कहता मैं भी ले जाता था इसकी जामुन। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। कथन किसका है? माली ने उसको जब खाना खिलाने के लिए आया था तो ये बात कही थी दबे हुए व्यक्ति को। दबा हुआ व्यक्ति कवि है। इसकी फाइल का संबंध किस विभाग से है? वो कहता है कि अगर ये कवि है तो कल्चरल सांस्कृतिक विभाग से जो है वो इसका संबंध है। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया था? प्रधानमंत्री ने दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जो होगा वो मैं अपने आप देख लूंगा। तो इस प्रकार हमारा एक व्यंग्यात्मक लेख था ये कहानी जामुन का पेड़। अब अगला देखिए दोस्तों, भारत माता जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो है ना इंग्लिश में लिखते थे जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी रचनाएं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी रचनाएं हैं विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी और स्वाधीनता की, और उसके बाद राष्ट्रपिता और भारत की बुनियादी एकता और लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी है। तो अब यहाँ पर भारत माता जो पाठ है इनका, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। अब जो भारत माता पाठ के बारे में बात कर देती हूँ मैं। जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री तो थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे और वक्ता भी थे बहुत अच्छे। वो जगह जगह जाकर भाषण देते थे और अक्सर वो लोगों के बीच में से भाषण देते थे तो वो लोगों से, खासकर किसानों से पूछते थे कि आप भारत माता के किसे मानते हैं? तो अक्सर किसान कह देते थे कि हमारी धरती भारत माता है। तो नेहरू जी उनको बताते कि भारत माता क्या है? सारा देश भारत माता है, इसके पेड़ पौधे वन जंगल वनस्पतियां सभी भारत माता है। भारत माता को एक सचित्र रूप में चित्रित करते थे और इधर उधर देश विदेशों की बातें लोगों को बताते थे और वो बताते थे कि किस प्रकार जो है दुनिया में क्या हो रहा है और हमें जो है वो किस प्रकार सजग होना चाहिए। इस तरह की बातें वो अक्सर किसानों से किया करते थे। तो भारत माता पाठ में कुछ इसी प्रकार का जिक्र है। भारत माता किस के द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय? हिंदुस्तान की कहानी संग्रह उनका, उसमें से लिया गया है और यह 5वां अध्याय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। भारत की किस विधा का भारत किस भाषा का शब्द है? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत किस भाषा से बना? भारत जो है वो संस्कृत का शब्द है भारत। उसके बाद है खैबर दर्रा किस दिशा में है? खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम आएगा इसका। उसके बाद कन्याकुमारी किस दिशा में है? अक्सर लोगों को नेहरू जी बताते थे कन्याकुमारी दक्षिण दिशा में है। उसके बाद है सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? किसान अक्सर उनसे प्रश्न पूछते थे क्योंकि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते थे वो उनसे प्रश्न पूछा करते थे। भारत माता दरअसल क्या है? करोड़ों देशवासी भारत माता है, अक्सर वो ये कहते थे। किसने यह उत्तर दिया कि भारत माता से मतलब उनकी धरती से है? एक जाट ने जो है यह उत्तर दिया कि उनकी धरती उनके लिए भारत माता है। महदूद नजरिया कैसा होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। महदूद जो है, महदूद का मतलब होता है सीमित, तो यहाँ पर ये है इसका उत्तर हमारा सीमित आएगा।
यक्सा क्या होता है? यक्सा मतलब होता है सारे जगह है एक रूप में, यानी कि एक समान, इसका ये आएगा। उसके बाद किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी? 1930 के बाद जो है आर्थिक मंदी पैदा हो गई थी, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी बच्चों के बीच में किस रूप में जाने जाते थे? बच्चों के बीच में उनको चाचा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर जो है वो चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1889 में उनका जन्म हुआ था। नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। उसके बाद ये अगला पाठ है हमारा आत्मा का ताप, और इसके लेखक का नाम है सैयद हैदर रजा। इससे पहले कि मैं आत्मा के ताप के बारे में थोड़ी बात करूं, सैयद हैदर रजा के बारे में बात कर लेते हैं। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी सन 1922 को मध्य प्रदेश के बावरिया गांव में हुआ था। इन्होंने स्कूली शिक्षा नागपुर बोर्ड से प्राप्त की, और पिता के रिटायर हो जाने के कारण इन्होंने गोदिया में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी कर ली और कुछ समय तक नौकरी की। और फिर वे इन्हें राज्य सरकार द्वारा ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान दिया गया, और उस सम्मान के फलस्वरूप इनको जो है एक छात्रवृत्ति भी दी गई, जिसके कारण इनके मन में जो है वो एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बम्बई जाऊं और वहाँ जो है ना आर्ट स्कूल में दाखिला लूं और अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वहाँ जारी रखूं। लेकिन जब तक ये वहाँ पहुंचे तब तक जो है वो क्या हो गया था, दाखिले बंद हो चुके थे। और फिर इनको सरकार ने एक और नौकरी पेशकश की, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दी और ये बम्बई में ही रहे। और वहाँ पे जो है जेकब सर्कल के पास एक इनके भाई का दोस्त था टैक्सी ड्राइवर, उसके साथ रूम शेयर करते थे, और वो तो दिन रात को टैक्सी चलाता था और दिन में रहता था, और ये जो है वो दिन में जो है ना रात को आके सो जाते थे वहाँ पे। और इस प्रकार ये वहाँ पे जो आर्ट क्लब जाते थे और अलग अलग प्रदर्शनियाँ देखते थे, चित्रकारी करते थे, और इस प्रकार इनका जीवन बड़ा संघर्ष में बीता। और ये एक बाद में जो है इनकी पेंटिंग थी जो विश्व आर्ट गैलरी में लगी थी, और वहाँ उनकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी, और उसके बाद इनको ख्याति अर्जित हुई। सैयद हैदर रजा कलाकार के साथ साथ अच्छे लेखक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रूडी वान लेंडर, गोदी बेयर और गीती सेन, जाक लांसे, मिशेल एवेयर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मा का ताप इनकी आत्मकथा है, यानी कि अपने बारे में बताया है आत्मा का ताप में इन्होंने। आत्मा का ताप पाठ के रचयिता का नाम आत्मा का ताप पाठ के लेखक का नाम सैयद हैदर रजा, ए आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आत्मा का ताप साहित्य की किस विधा के से संबंधित है? ये एक आत्मकथा है, अपने बारे में बताया लेखक ने। कहाँ के संस्कृत स्कूल में लेखक ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? नागपुर के स्कूल में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा लेखक कहाँ ड्राइंग का अध्यापक बन गया था? उनको गोदिया में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी मिली थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्यापन के लिए मध्य प्रांत की कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी? उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, जिसके आधार पर उनको 2 साल वहाँ पढ़ाई मिलनी थी, लेकिन वो गए तब दाखिले बंद हो चुके थे और उनसे छात्रवृत्ति भी फिर वापस ले ली गई थी। सरकार ने कहाँ ड्राइंग अध्यापक देने की पेश की? अकोला में उनको कहा कि आपको हम ड्राइंग अध्यापक की नौकरी दे देंगे। लेखक ने कहाँ रहने का निश्चय किया? उन्होंने बम्बई में रहने का निश्चय किया कि मैं बम्बई में ही रहूंगा और यहाँ जो है आर्ट स्टूडियो देखूंगा और उसका मनन करूंगा। लेखक को रहने का स्थान किस ड्राइवर ने दिया था? टैक्सी ड्राइवर था जो उनके भाई का दोस्त था। टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था? उसका नाम राल्फ था, टैक्सी ड्राइवर का नाम। सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का कौन सा पदक उनको मिला था? स्वर्ण पदक उन्हें मिला था बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का उनको। उसके बाद है किस सरकार ने लेखक को छात्रवृत्ति दी थी? फ्रांस सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी, जिसके कारण उनको 2 साल वहाँ पढ़ने के लिए जो है ना आमंत्रित किया गया था। उसके बाद है रूडोल्फ वैन रेडेन की कला समीक्षा कहाँ छिपी हुई थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है उनके बारे में सैयद हैदर रजा के बारे में उन्होंने छापा था। रजा के दोनों चित्र कितने रुपए में बिके थे? 40-40 रुपए में बिके थे, जिनसे उनको ख्याति अर्जित हुई थी। और उन चित्रों के बारे में जो है ना महान जो चित्रकार थे उन्होंने लिखा था। लेखक कब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया था? वह जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र 1948
उसके बाद है लेखक फ्रांस के लिए किस महीने में निकला था, वह सितंबर महीने में फ्रांस के लिए निकला था, डी आएगा। उसके बाद है चित्रकला किसकी आवाज है, चित्रकला अंतरात्मा की आवाज है, यानी कि अंतरात्मा से निकलती है। उसके बाद अगला है हमारा किसमें कहा गया है जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है, यह गीता में कहा गया है, लेखक ने कहा है। लेखक ने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में किस पद पर कार्य किया, वहां डिजाइनर के पद पर कार्य किया उन्होंने। वो देर देर रात तक वहां पे जो है वो चित्रकारी करते रहते थे। प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर किस अकादमी के प्रोफेसर थे, वो वेनिस अकादमी के प्रोफेसर थे। उसके बाद लेखक के पिता का देहांत कब हुआ था, 20 मई 1948 को लेखक के पिता का देहांत हो गया था, 20 मई 1948 को। उसके बाद है अगला हमारा सन 1948 में लेखक को कहाँ जाकर चित्र बनाए थे, उन्होंने श्रीनगर में जाकर चित्र बनाए थे, श्रीनगर। हेनरी कार्टिये वेरेसा कहाँ का प्रसिद्ध फोटोग्राफर था, वह फ्रांस का था, फ्रांस में बहुत सारे बड़े बड़े चित्रकार फोटोग्राफर हुए हैं। उसके बाद लेखक ने जीवन का कहाँ का दौरा जागृति का चरण था, पेरिस का, गोदिया का, बम्बई का, कोला का। पेरिस का जो दौरा था वो उनके लिए जागृति का दौरा था। इस प्रकार हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए दोस्तों। एनसीईआरटी का हमारा दूसरा लेक्चर खत्म हुआ +1 का गद्य खंड का। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लाइक करोगे, लाइक का हमारा एक टारगेट है, कम से कम एक वीडियो पे 200 लाइक अवश्य आने चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। विषय है हमारा +1 की काव्य खंड। कबीरदास जी पहले कवि है हमारे +1 की काव्य खंड के। कबीरदास जी को हमने पहले भी पढ़ा है। वही है, कबीरदास जी जो है अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जगह जगह घूमते थे, इसलिए इनकी भाषा दुक्कड़ी भाषा है। इनकी जन्म, मृत्यु आदि और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले बता चुकी हूँ। आप पिछली वीडियो में 9th में कबीरदास जी थे, वहाँ देख सकते हो आप। और बस इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगी। इनकी रचनाएं वही है, लिखा इन्होंने कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कलम उठाई नहीं, कागज़ छुआ नहीं। इन्होंने गाया है, इनका गाया हुआ ही इनके शिष्यों ने इकट्ठा किया है बीजक नामक ग्रंथ में, जिसके 3 भाग है, साखी, शबद, रमैनी। तो इस प्रकार करके इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर इनका जो है पद्य हैं कबीरदास जी के, जैसे कि कबीरदास जी खंडन की प्रवृत्ति के रहे हैं, हर चीज़ का खंडन किया है उन्होंने। तो इस प्रकार यहाँ भी उन्होंने वही धार्मिक मान्यताएं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन किया है, उसी से संबंधित कविता है इनकी। तो पहला प्रश्न है, एक कई खाक गड्ढे सब भांडे, यहाँ भांडे शब्द से क्या अभिप्राय है, भांडे का अर्थ क्या है। वैसे भांडे का वही होता है, भांडे का मतलब होता है एक ही खाक गड्ढे सब भांडे, एक ही कोरा साना। वो कवि कहता है कि जिस प्रकार एक मिट्टी से सभी बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण किया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर आएगा, भांडे से अभिप्राय बर्तन नहीं है, भांडे से अभिप्राय जीव है। संसार किसे देखकर लालच में पड़ गया है, साधो देखो जग पुराना, साच कहे सो मारन था वही झूठे जगपतियारा। माया देखकर जो है वो जग क्या पड़ गया है, भ्रम में पड़ गया है। तो यहाँ पर सी आएगा इसका। उसके बाद हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है, इस पर हम तो एक एक करी जाना। कवि कहते हैं हमने तो भगवान को एक ही रूप को देखा है और एक ही जाना। और पूरा पद है उसमें कौन कहे कबीर दीवाना, स्वयं कबीर जो है स्वयं को क्या कहता है, दीवाना कहता है। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न चौथा, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अगिन न काटे कोई, पूरा ये है। तो इसमें यहाँ पर जैसे बाढ़ी काष्ठी काटने में बाढ़ी क्या है, बाढ़ी से अभिप्राय यहाँ बढ़ई से है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में लगी आग को नहीं काट सकता। कबीरदास जी ने इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने ईश्वर के प्रतीक रूप में किसे माना है, ईश्वर का प्रतीक रूप जो कहते हैं, जिस प्रकार ऊपर तो भगवान जो बैठा है वो अनेक तरह के जीव रूपी भांडों का निर्माण करता है, और नीचे कुम्हार है, तो प्रतीक रूप में कुम्हार को माना है। संतो देखो जग बुराना पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है, बाह्य आडंबरों पर ही, जो लोग आडंबरों का सहारा लेते हैं। उसके बाद अगला है हमारा 7वां, संतो देखत जग बोराना में, बोराना किसे कहा है, बोराना होता पागल, बावला यानी कि ए। उसके बाद है केती कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना में कौन सा अलंकार है। दोस्तों के कै कै सह की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
आसन हमारी डिम्ब धरी बैठे में डिम्ब धरना क्या होता है? डिम्ब होता है अहंकार के साथ घमंड करना। अब यहाँ पर जो है आडंबर करना, समाधि लगाना यानी कि आडंबर करना आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, डिम्ब होते हैं अहंकार के साथ घमंड करना या आडंबर में बैठना। उसके बाद है आपस में दो लड़ी मरों में मरम न काहू जाना। हमें कवि ने किसके मरम को न जानने की बात की है? कवि ने कहता है कि धर्म पे के नाम पर आपस में हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ के मर रहे हैं, लेकिन रहस्य को कोई नहीं जानता। तो धर्म की बात है यहाँ पे। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों की बाद में क्या दशा होती है? कहते हैं कि अंतकाल पछताना। तो क्या होते हैं बाद में, क्या होते हैं? वो पछताते हैं, वह पछताना पड़ता है उनको बाद में। उसके बाद संतो देखो जग बोराना, कवि का सवर कैसा है? अब संतो देखो जग बोराना, साच कही सो मारन धावई झूठे जगपतियाना। तो इसमें कवि जो है ना सारी चीज़ों का यूँ का जो स्वीकार नहीं करता, उसके प्रति विरोध की भावना दर्शाता है। मुरीद कई मुरीद कबर बतलावई, उनमें बहुत गुमाना। मुरीद होता शिष्य, यानी कि वह शिष्य जो गुरु घर घर जाकर बनाता है, उनको वो क्या करता है? कब्र का रास्ता बता। तदबीर किसे कहते हैं? तदबीर का मतलब होता है उपाय यानी कि तरीका। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? कुरान शरीफ है इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं। पीपर पाथर पूजन लागे में पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आ गया। उसके बाद अगला हमारा कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था उनका? जो है काशी में हुआ था। काशी के पास ही है मगहर, जहाँ हुई थी मृत्यु। उनकी मृत्यु के लिए स्पेशल मगहर चले गए थे वो, क्योंकि लोग कहते थे मगहर में जो मरता है वो नरक को जाता है। कबीर की रचना का नाम बताइए। कबीर की जो रचना है वो बीजक नामक ग्रंथ में है। बीजक। दो जग क्या है? दो जग से अभिप्राय होता नरक। दो जग से नरक, यानी कि ये भी आएगा। संसार में सत्यवादी का लोग क्या करते हैं? साच कहे सो मारन धावई, मारते हैं, मारने को दौड़ते हैं। उसके बाद है कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? झूठे व्यक्ति का। झूठे जगपतियाना, यानी कि झूठे व्यक्ति का जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि को क्या कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद दोस्तों ये थे हमारे कबीरदास जी के। अब अगला पाठ आता है हमारा मीराबाई। मीरा के पद है हमारे सिलेबस में, तो मीराबाई का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मीरा अभी तक नहीं हुआ है, पहली बार ही आया है। मीराबाई के बारे में यदि बात करें हम, तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। यह अधिक शिक्षित नहीं थी, साधु संतों की संगति में बैठती थी। और इनके जो नरैदास जी इनके गुरु थे, जिनका आना जाना था इनके घर, और इनका जल्दी विवाह हो गया था राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। भोजराज जो थे वो अस्वस्थ रहते थे, और इस कारण लेकिन मीरा उनकी तन मन धन से सेवा करती थी। लेकिन साथ साथ मीरा श्री कृष्ण की अनन्या उपासिका थी। छोटी सी उम्र में उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। उनके आगे नाचती गाती श्रृंगार करती। जब शादी होने के बाद भी उसने अपने पति भोजराज के को कहा कि मैं तो तन मन धन से श्री कृष्ण की उपासिका हूँ, तो उन्होंने मना नहीं किया, वो उसके समर्थक थे। लेकिन भोजराज की मृत्यु के बाद उनके देवर जो था राणा, उसने उनको बहुत तंग किया। उसकी एक ननंद थी, उन्हें भी तंग किया, और इसी से तंग होकर अंत में मीरा वहाँ से राजस्थान में जो है ना अपना छोड़ के न राजपाज जो भी था सारा कुछ वृंदावन में आ गई थी, श्री कृष्ण जी रंगनाथ जी के मंदिर में। और कहते हैं कि एक समय मीरा बहुत दुखी हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब तो मेरी सुधि लीजो। और सरोवर के किनारे एक दिन भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपने आगोश में उनको ले लिया था। इस प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। अब इनके मीरा के जो पद है उनमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। मीरा की जो रचनाएं हैं, नरसिंह जी को मायरो, राग गोविंद तथा राग सोरठा मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीरा जी की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, और लोकप्रिय होते होते साहित्यिक भाषा बन गई। इनके गीतों की शैली अपने पदों के गीतों की रचना, यानी कि इन्होंने पद बड़े सुंदर गाए हैं। श्री कृष्ण के पद मीरा के
देखिए यहाँ पर मीरा के काव्य का मूल भाषा क्या है, यानी कि मूल रूप से राजस्थानी में लिखी है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है, कोई में कौन सा अलंकार है। 6 की आवृत्ति है यहाँ पर, तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। कवित्री ने प्रेम बेल किस जल से सींच कर बोई है। प्रेम बेली आंसू जल सींची, यानी कि अब तक बेली फैली गई आनंद फल हुई। कवित्री ने प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हैं, आनंद फल हुई, यानी कि आनंद रूपी फल लग गए हैं। उसके बाद कहा करी है कोई का हास्य क्या है। कवि यहाँ पर मीराबाई कहती है चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, तो यहाँ पर क्या है, कहा करी है कोई, किसी की परवाह न करना, कोई कुछ ही कहता रहे उसे कोई भी परवाह नहीं है। दधी मथी घृत काढ़ लियो से हास्य क्या है। दधी मथी कहता है कि दूध को मत कर, दधी को मत कर, घी काढ़ लिया है और छोरी दई डारी दई छोई, ऐसे है पूरी पंक्ति। तो यहाँ पर क्या है कि सार तत्व ग्रहण करना, जिस प्रकार दही में से सार मक्खन निकल आता है उसी प्रकार सार तत्व ग्रहण करना, इसका अर्थ है। उसके बाद है अगला, जगत देखी रोई का क्या अभिप्राय है। मीना कहती है कि संसार के प्राणी जो अनेक मोह माया में लिप्त है, उनको जो भगवान को भूलते जा रहे हैं, उनको देखकर मुझे रोना आता है। मीरा किसके सामने नाचती है, वो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है और उन्हीं के सामने नाचती है। मीरा का जन्म किस सन में हुआ था। मीरा का जन्म 1546 में राजस्थान में मेवाड़ घराने में हुआ था। उसके बाद है मीरा का जन्म किस गांव में हुआ था। कुड़की नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। मीरा श्री कृष्ण की उपासिका थी, श्री कृष्ण की सगुण उपासिका थी, यानी कि श्री कृष्ण की। लोग मीरा को क्या कहते थे, लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुलनासी, तो लोग मीरा को बावली कहते थे। राणा ने मीरा के पीने के लिए किसका प्याला भेजा था। जहर पियाला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, यानी कि विष का। कुटुंब के लोग के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है, नात यानी कि कुटुंब, यानी कि परिवार के लोग। उसके बाद अगला है दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी की भी रचनाएं आपको थोड़े से अच्छे करनी पड़ेगी, इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। त्रिपाठी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने काव्य उपन्यास बहुत सारी रचनाएं लिखी है। पथिक, मिलन, सौपन और इनके खंड काव्य, मानसी मुक्त कविताओं का संग्रह है इनका। इन्होंने बालोपयोगी और स्त्री उपयोगी साहित्य भी लिखा है, यानी कि इनके साहित्य में महिलाओं और बच्चों को भी विशेष स्थान मिला है। प्रश्न देखिए, कवि किसके घर के कोने में जी भरकर फिरना चाहता है, समुद्र के। अब ये बहुत ही सुंदर कविता है कवि की। जब कवि को समुद्र किनारे जो है वो भेज दिया था जेल में, तो वहाँ समुद्र में भी कवि आनंद लेने लगता है। जब उनको जेल के लिए जो है वो समुद्र वाली जेल में भेज दिया था, कारावास में, तो वहाँ वो समुद्र का वर्णन करता है कवि। बहुत ही सुंदर कविता है ये पथिक हमारी। उस कविता का नाम है पथिक। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत कंगूरा में कौन सा अलंकार है। दोस्तों जब मनो मानो जनो जानो जब ये चीज़ आ जाती है ना, आप कमला के में यहाँ पर अलग अलग अलंकार है, लेकिन मुख्य जो अलंकार आया है मानो कांत कंगूरा, सारी का सार निकालो तो संभवतः है सुनहरे रंग का, यानी कि सोने का कंगूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है दोस्तों यहाँ पे। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसे सड़क निर्माण कर दी। सोने की सड़क का निर्माण किया है, स्वर्ण भूमि पर लाने को निज सवारी, तो सोने की सड़क का निर्माण किया है। निकल रहा जल निधि तल पर, जल निधि से क्या अभिप्राय है। जल का खजाना कौन होता है, समुद्र। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, चांद ना क्या कर दिया, सूरज को कोमल बदन का बना दिया हमारे कवि ने, और कह दिया कि वो आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर मधुर गीत गा रहा है। तो जब सूर्य से गीत गलवा दिए तो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार आ गया, यहाँ पे चेतन का आरोप कर दिया। कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है, सूर्य को जगत का स्वामी कहा है कवि ने। उसके बाद है मेरा आत्म प्रणय होता नैन नीर झड़ते में है। आत्म पढ़ने से क्या अभिप्राय है। आत्म पढ़ने से होता है आत्मा जो है भी जो भाव विभोर हो जाए, यानी कि भाव विभोर होना, आत्मज्ञान होना, उसको कहते हैं भाव विभोर होना। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी,
कवि की प्रेम कहानी को मधुर, मनोहर और उज्ज्वल बता रहा है। इस सारी प्रकृति से प्रेम कर रहा है। कवि अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से कहता, मैं तुझसे दूर जरूर हूँ, लेकिन यदि इस प्रकृति प्रेम को देखो तो यह भी अपने आप में एक अनूठी है। कौन सा प्रकृति प्रेम? समुद्र के बीच का। उसके बाद कहता है, कवि के प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है, सुंदर, बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। कहता है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोइरीपुर नामक स्थान पर हुआ था, कोइरीपुर। उसके बाद अगला है, रामनरेश त्रिपाठी का देहांत कब हुआ था? दोस्तों 1962 में हुआ था। उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं ये क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? ये पथिक जिसका जिक्र कर रहे हैं, कामायनी प्रसाद की है, उर्वशी दिनकर की है, और पल्लव जो है वो पंत की है। तो पथिक किसकी है? सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रहा है? सूर्य। वारिदमाला। कहता है कि सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नभ वारिदमाला। वारिदमाला जो है वो आकाश में नृत्य कर रही है। कवि किस पर बैठकर आकाश में विचरण कर? घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। यानी कि बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है। कैसी हवा बह रही है? सुगंधित, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा बह रही है। रत्नाकर के घर में कवि किस पर बैठकर फिरना चाहता है? समुद्र का पूरा पूरा कोना जो है कवि लहरों पर बैठकर घूम के आना चाहता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते में अलंकार क्या है? उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर गर्जन करता है, मलय नील बहता है। यानी कि रत्नाकर क्या करता है? गर्जन करता है। हे अनुराग भरी कल्याणी कौन हो सकती है? हमारा कवि सारी कविता अपनी पत्नी को, यानी कि अनुराग भरी कल्याणी, प्रेम से भरी हुई कल्याणी, यानी कि अपनी पत्नी को संबोधित करके कहता है। अगला हमारा जो है वो कवि है दोस्तों सुमित्रानंद पंत। पंत प्रसाद निराला महादेवी, ये छायावाद के 4 स्तंभ उनमें से एक पंत है। पंत के बारे में हमने पहले पढ़ा है, थोड़ी सी रचनाओं का जिक्र यहाँ कर लेंगे। पंत जो है वो सुकुमार कवि, कोमल कवि, हृदय कवि, प्रकृति के कवि, इस प्रकार के बहुत सारे नामों से इनको संबोधित किया गया है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड, नेहरू तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, योगांत, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सतकाम। ये तो इनकी काव्य रचनाएं थी। रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी नाटक है इनके, और एक उपन्यास भी इनका हार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके उपन्यास का नाम याद रखोगे आप, इनकी रचनाएं याद करोगे। पंच कहानियाँ, 60 वर्ष, एक रेखांकन, ये जो है इनकी कहानियाँ और संस्मरण है। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। चलिए अब इनकी कविता देखते हैं। कविता का नाम है हमारा, जो कविता +1 के सिलेबस में है वो वे आंखें। वे आंखें कविता पंत जी की किस दौर की कविता है? ये जो ना पंत जी जो थे वो छायावादी भी रहे, प्रगतिवादी भी रहे। इन पे जो है वो मनोवैज्ञानिक का भी प्रभाव रहा। तो प्रगतिवादी समय की है वे आंखें, क्योंकि इसमें जो है वो शोषित और शोषण वाला जिक्र है यहाँ पे। यहाँ उसकी आंखें बता रहा है, निराह किसान मजदूर की आंखों का जिक्र किया है उन्होंने, किसान की आंखों का। वे आंखें कविता में कवि की दयनीय दशा का वर्णन, कवि किसकी दयनीय दशा का? किसान की दयनीय दशा का वर्णन कर रहा है, क्योंकि कहता है कि किसान का हर तरह से शोषण हो रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दन्य दुख का निरोधन में कौन सा अलंकार है दोस्तों? दय की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दारुण दन्य दुख का निरोधन किसकी आंखों में भरा हुआ? किसान की आंखों में भरा हुआ है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? जिससे वह बेदखल, आंखों में ही झूमा करती वह सुख की खेती, जिससे उनको बेदखल कर दिया हो। यानी कि जिससे वह बेदखल हो गया है और अपने हरे भरे खेत थे, जमींदार ने उसको बेदखल कर दिया, वो यही खेत आज उसकी कल्पनाओं में, उसकी आंखों के सामने घूमते हैं। कारकुनों की लाठी से गया जवानी में ही मारा। कारकुन जो है वो क्या है? जमींदार के कारिंदे होते हैं, लठैत जमींदार के, जिन्होंने किसान के बेटे को जवानी में ही मार दिया था, क्योंकि वह अपना खेत नहीं छोड़ रहा था। कुरखुई वर्गों की जोड़ी में वर्गों से अभिप्राय, कुरखुई वर्गों की जोड़ी यानी कि वर्गों की बैलों की जोड़ी को भी उसने नीलाम कर दिया। किसने? साहूकार ने। तो यहाँ वर्ग से तात्पर्य बैल है। कवि ने उजरी के नाम से किसे शोभित हुआ? उजरी अपने उसके सिवा किसे दुहाने पास ना आने देती। उजरी जो है यानी कि सफेद रंग की गाय है किसान की। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? वह बिना दवा दर्पण के घर नहीं गई, यानी कि बिना दवाई और देखभाल के चली गई थी, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था उसने तब। पंत का जन्म किस सन में हुआ था? 1900 में हुआ था उनका जन्म।
अल्मोड़ा में हुआ था। उसके बाद 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए अगला, पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था। बचपन का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुसाई दत्त बचपन का नाम। भारत सरकार ने पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसान की आंखें अंधकार की किस जैसी? गुहा सरीखी, तो यानी कि गुफा की तरह है। उसके बाद, कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया? उसका पुत्र मारा गया था। कारकुनों की लाठी से वह गया जवानी में ही मारा। घर में विधवा रही पतोहू। किसान का घर बार किसने बिका दिया था? महाजन ने, जिससे किसान ने पैसे लिए थे। बिना रेख देख के किसकी मृत्यु हो गई थी? उसकी बिटिया की, जो उसकी पत्नी छोटी सी बिटिया को छोड़कर मर गई थी। बिना रेख देख के उसकी भी थोड़े समय बाद मृत्यु हो गई। पैर की जूते किसे कहा गया है? जोरू को। खैर, पैर की जूती जोरू एक सही, दूसरी आती। तो यहाँ पर जोरू को जो है वो पैर की जूती कहा है। किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फट जाती है? जब उसे अपने पुत्र की याद आती है तो उसकी छाती फटने को हो जाती है। पतोहू को किसने पकड़ मंगाया? कोतवाल ने पकड़ मंगाया। कोतवाल ने डूब मरी कुएं में। कोतवाल ने पकड़ मंगवा लिया था उसको, और फिर वह शर्मसार होकर कुएं में गिरकर मर गई थी। तो इस प्रकार किसान की दयनीय दशा का वर्णन है। तो दोस्तों अगला जो है हमारा कवि है भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद जी का गीत फरोख्त, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी तथा खुशबू के शिलालेख इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ा सा भवानी प्रसाद जी के बारे में बता दूं। इनका, भवानी प्रसाद का जन्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भाग लिया, कई बार जेल भी गए, और घर वहाँ बैठे बैठे जेल में ही इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था घर की याद। उसी कविता का उल्लेख यहाँ पर है जिसमें उन्होंने अपने पूरे घरवालों का जिक्र किया है। बरसात के महीने में लिखी हुई कविता है। आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूरा। इस प्रकार कविता की शुरुआत है, और बाद में फिर सभी घरवालों का जिक्र है कि किस प्रकार बहनें आई होगी, किस प्रकार पिता कर रहे होंगे। तो देखिए, इसके घर की याद कविता किस कवि की रचना? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? घर की याद उन्होंने कारावास में लिखी थी जब वो जेल में बंद थे। कवि की किस ऋतु में घर की याद आती? वर्षा ऋतु में उन्हें घर की याद आती, सावन के महीने में। कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया है? खुशियों से भरा पूरा बताया है घर को। कवि के घर में उसके कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 4 बहनें, यानी कि 4 है उनके भाई, 4 ही बहनें हैं। कवि की कितनी बहनें हैं? 4 ही बहनें हैं उनकी। उसके बाद कहते हैं भुज भाई प्यार बहनें। कवि के पिता को क्षण के लिए क्या नहीं है? पिताजी जिनको बुढ़ापा क्षण भर भी नहीं व्यापा बुढ़ापा। कवि के पिता को बोलने के लिए किसकी गर्जना सुनाई देती है? बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, यानी कि बादलों की गरजता। कवि के पिता कितने दंड 260 करके अब की नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, यानी कि 260। कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? रो 5वें का नाम लेकर। कहता है सारे बच्चे जब इकट्ठे हो गए मेरे पिता ने, मैं मुझे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। कवि के पिता अपने पुत्र की सोने पे सुहागा क्यों कहता हूँ? मैं हूँ अभागा। वो कहता है कि मेरा 5वां बेटा सोने पे सुहागा। 5वें बेटे को जो जेल में है, यानी कि भवानी को सोने पे सुहागा कहा है कि 4 बेटे तो मेरे सोना है और मेरा 5वां बेटा सोने पे सुहागा है। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त है? कातने में व्यस्त हूँ, यानी कि कातने में व्यस्त है। जेल में कवि का वजन 70 शेर। कवि स्वयं को बताता है कि वजन 70 शेर मेरा। वो सावन को जो है अपना संदेशवाहक बनाकर घर कहता है कि मैं यहाँ हष्ट पुष्ट हूँ, मेरे पिताजी को यह संदेशा दे देना। जेल में कवि किससे भागता? ये न कहना आदमी से भागता हूँ मैं, वास्तविक स्थिति से अवगत मत करा देना, ऐसा कहता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? 1913 में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी? 1985 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने भवानी मिश्र को किस उपाधि से सम्मानित किया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया उन्हें। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, बाकी सभी इनकी है। उर्वशी जो कवि ने भाई को क्या कहा है? बुझा, पिता की बुझाएं हैं उनके भाई, और कवि ने बहन को क्या कहा है? वो पिता का प्यार है वो। उसके बाद अगला है हमारा, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है। इसके अलावा यहाँ पर इस कविता में कवि ने अपने पिता को जो ना उनके हृदय को नवनीत सा बताया है।
अपनी माँ को बिना पढ़ी बताया है, लेकिन कहता है कि मैं उनका पत्र भी नहीं पाता, वो अनपढ़ है, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार है। यदि मैं घर होता तो सावन में अपने घर में बेल लगाता, ऐसे वह खेलता कूदता। मेरी बहन अपने पिता के घर राखी बंधवाने आई होगी, वो भी मुझे न पाकर रो पड़ी होगी। जब वो वहाँ आई होगी तो उन्हें पता चला होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख भी कवि ने इस कविता में किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे काव्य खंड का भाग 1 5 कविताओं का जो है पूरा हुआ। अगला जो है फिर दूसरी वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, अगला कवि हमारा त्रिलोचन छठा कवि। इनकी जो कविता है वो यहाँ पे चंपा है। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब त्रिलोचन के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। इनका जन्म जो है वो, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था और इनका जन्म 1917 में चिटानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनेक काव्य रचनाएं हैं इनकी। गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने लेखनी चलाई है और इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें शलाका सम्मान भी प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इनकी। काव्य रचनाएं जो है वो धरती, शब्द, अर्धान, चैती, मेरा घर तुम्हें सौंपता हूँ, गुलाब और बुलबुल बहुत इम्पोर्टेंट, ताप के मथे हुए दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, उस जनपद की का कवि हूँ, दिगंत अमोला, ये इनकी रचनाएं हैं। रोज नामचा, देश काल काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की कविताएं लिख के कभी यूँ सोचो काव्य रचनाएं, ये गद्य रचना है इनकी। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक है और हृदय को छू लेने वाली है। मुहावरों का भी प्रयोग है, सामान्य भाषा का प्रयोग है इन्होंने अब इस प्रस्तुत कविता में भी ऐसा किया है। एक और चीज़ है इनके नाम है, त्रिलोचन के नाम है हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग करने वाले भी ये पहले कवि है। ये अंग्रेजी छंद है एक, जिसका प्रयोग इन्होंने हिंदी काव्य में किया है। अब कविता क्या है, यहाँ पर एक अनपढ़ लड़की है जिसका नाम चंपा है और वो धीरे धीरे किस प्रकार पलायनवादी मनस्थिति पर वर्णन किया कि पूर्व के लोग किस प्रकार उन महिलाओं को वहाँ छोड़कर जो है वो उत्तर या पश्चिम या दक्षिण भारत में चले जाते हैं और फिर उन औरतों को किस प्रकार समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कुछ इस प्रकार का जिक्र है इस कविता में। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक छोटी सी लड़की है जो उनके पास आती है और खड़ी हो जाती है अक्सर, और उसके बारे में ही कवि ने कविता लिखी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती के रचयिता यानी कि त्रिलोचन है उनके रचयिता। चंपा कौन है? चंपा एक लड़की है जो उनके पड़ोस में रहती है, छोटी उम्र की। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है वो। और कवि उसको कहता है कि चंपा पढ़ लो, पढ़ना अच्छा है, तो चंपा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है, वो चुपचाप आकर कवि की सारी प्रतिक्रियाएं देखती है और कवि को पढ़ता लिखता हुआ देखकर वो चुपचाप सुनती है। चंपा किसकी लड़की है? चंपा ग्वाला है एक सुंदर, उसकी लड़की है जो उनके पड़ोस में रहता है। चंपा के पिता का नाम क्या है, का काम क्या है? वो ग्वाला है, यानी कि डी आएगा। चंपा क्या काम करती है? चंपा जो है वो क्या काम करती है? वो चरवाही करवाने जाती है, वो पशुओं को चराने के लिए ले जाती है, ए आएगा। उसके बाद चंपा क्या छिपा देती है? कहती है वह कागज और कलम छिपा देती है। जब कहता है कि कागज ढूंढ कर लाता हूँ तो कलम नहीं मिलती और कलम ढूंढते लाता हूँ तो कागज नहीं मिलता। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया? कहता गांधी बाबा की इच्छा है सब पढ़ना लिखना सीखे। जब कवि ऐसा कहता है कि जब, तो फिर चंपा कहती है तुम झूठे हो, गांधी बाबा तो अच्छे है वो, और अच्छे लोग ऐसी बात कभी नहीं कह सकते हैं। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार है? वह तो कहता है कि मैं विवाह कभी नहीं करूंगी, ऐसा कहती है चंपा, कभी नहीं करूंगी। और उसके बाद है, कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? कवि कहता है कि तुम्हारा पति दूर देश यानी कि कलकत्ता चला जाएगा और तब तुम उनको पत्र लिखना यदि पढ़ी लिखी होगी तो। कलकत्ते पर बजर गिरे किसने कहा? चंपा ने कहा। कवि चंपा कहती है या तो मैं मेरे पति को जाने नहीं दूंगी और फिर भी वो चला गया तो मैं ये कामना करूंगी कि कलकत्ता पर बजर गिर जाए जिससे मेरा पति वापस आ जाए। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? जब कवि लिखे हुए वर्णों को पढ़ता है तो वो सोचती है कि किस प्रकार ये जो स्वरों का रूप धारण कर लेते हैं, यह देखकर उसे आश्चर्य होता है।
चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती में अलंकार बताई। चय चय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है। कवि कहता है कि मैं पढ़ने लिखने की मेज पर आता हूँ, देखता हूँ वहाँ कागज नहीं है। जब कागज ढूंढ कर लाता हूँ तो कलम गायब हो जाती है। हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े क्या है? कठिनाई के समय या मुसीबत के समय यहाँ हारे गाढ़े। बालम कौन होता है? पति होता है बालम। उसके बाद चंपा का स्वभाव कैसा है? चंपा जो है एक चंचल स्वभाव की लड़की है। चंपा ने किसे झूठ कहा है? वो कहता है, कवि को कहता है तुम बहुत झूठे हो, गांधी बाबा का नाम ले रहे हो, पढ़ने लिखने की बात गांधी बाबा नहीं कह सकते क्योंकि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं। विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? अपने पति को। कहते कि वैसे तो मैं ब्याह करूंगी नहीं, अगर मेरा ब्याह भी हो गया तो अपने पति को अपने संग साथ रखूंगी, उसको कभी ना कलकत्ता पर जाने दूंगी। यदि फिर भी वो कलकत्ता जाने की बात करेगा तो मैं चाहूंगी कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, वज्र गिर जाए, जिससे न रहेगा कलकत्ता और न मेरा पति वहां जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह है कविता थी। जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं वो पलायनवादी स्थिति है उनकी, थोड़े से भी यदि पढ़ लिख जाते तो महानगरों की ओर चले जाते हैं, और औरतें अकेली घर में रह रहे बूढ़े बुजुर्गों का पालन पोषण करती है और उनको अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसी का उल्लेख इस कविता में कवि ने किया है। तो चंपा एक छोटी सी लड़की है जिसके माध्यम से उन्होंने उन औरतों की मनस्थिति का वर्णन किया है। अगला देखिए, अगला कवि हमारा दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जो है आधुनिक काल के क्रांतिकारी कवियों में नाम आता है। उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका 1933 जो है ना ईस्वी में इनका जन्म बिजनौर जिले के राजापुर नवादा नामक गांव में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा की। आकाशवाणी में कार्य किया इन्होंने और आदिवासी जातियों के लिए बहुत कार्य किया इन्होंने। जीवन के अंतिम दिनों में भाषा विभाग भोपाल में सह निदेशक के पद पर कार्यरत थे और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु जल्दी हो गई, 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जो है दुष्यंत कुमार की रचनाएं जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कंठ विस्पाई ना, ये जो है ना सूर्य का स्वागत काव्य देख लेते हैं पहले। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप है, साय में धूप है यहाँ पर है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद काव्य ना एक कंठ विस्पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों पेपर में। एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दूहरी जिंदगी इनके उपन्यास है। तो दोस्तों देखिए अब ये गजल जो है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, हिंदी साहित्य में गजल को विशेष स्थान दिलवाने का श्रेय भी दुष्यंत कुमार को जाता है। क्रांतिकारी विचारों के कवि भी दुष्यंत कुमार है। आधुनिक युवा वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले कवि का नाम दुष्यंत कुमार है। तो ये इनकी गजल है। तो देखिए प्रस्तुत गजल का नाम साय में धूप और इसके लेखक कवि का नाम दुष्यंत कुमार। एक घर के लिए क्या तय था? एक घर के लिए चिरागा। कहता है कि प्रत्येक घर के लिए जो है वो कहाँ तो तय थे चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं एक घर के लिए, शहर के लिए। तो इस प्रकार कवि ने जिक्र किया। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? शहर के लिए। बहुत सारे दीपकों की बात हुई थी लेकिन अब तो कहता है बहुत सारे दीपक, विकास रूपी दीपक की तो बात क्या करें, शहर में भी विकास नहीं है। मैसर शब्द जो है वो किसका है? उर्दू का है। किसके साए में धूप लगती है? कहता है कि यहाँ पेड़ों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले कहीं और उम्र भर के लिए। तो पेड़ों के साए में। उसके बाद अगला हमारा कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? वह उम्र भर के लिए कहीं और चला जाना चाहता है क्योंकि यहाँ तो अपने ही घर में हमें कोई सुख सुविधा नहीं मिलती। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब कवि उन लोगों में क्रांति लाना चाहता है लेकिन कहता है इन लोगों की तो मनस्थिति ऐसी बन गई है, यदि इन पे जो है वो कमीज नहीं है तो ये पाँव से पेट ढक लेंगे। ये अपने हकों के लिए नहीं लड़ते, ये अपनी परिस्थितियों में जीना सीख गए हैं। निराश व्यक्ति के लिए किसकी एक किरण भी काफ़ी है? आशा की एक किरण ही काफ़ी होती है। सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही पर्याप्त होता है? ख्वाबों में सुख देख ले वो तो भी बहुत होता है उसके लिए जीने के लिए। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? वह कहता है कि जब तक जनता की आवाज़ नहीं उठेगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कवि ने किसी अपनी जुबान सिल देने की, कहते हैं कि सिल दे जुबान शायर की शासक को। शासक जो है वो सब कुछ कर सकता है, अगर उसके विरुद्ध शायर आवाज़ उठाएगा तो उसकी जुबान भी सिल सकता है। बहर का क्या होता है? बहर एक छंद होता है जो गजल में प्रयोग होता है, गजल का छंद। गुलमोहर से क्या अभिप्राय है? गुलमोहर वैसे तो एक पेड़ होता है, प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। क्यों है ना, गुलमोहर का पेड़ को, देश को एक गुलमोहर का पेड़ मानना है कवि ने, यहाँ तो प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग हुआ है। वे मुतमईन है। मुतमईन से क्या अभिप्राय है? मुतमईन होता है आश्वस्त, यानी किसी प्रकार का उन्हें कोई भी चिंता न रहना, निश्चिंत होना।
तो आश्वस्त आएगा यहाँ पे। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शासक वर्ग के लिए, क्योंकि वो कहता है कि वह तो आश्वस्त है, उसको यूं है कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, तो शासक वर्ग को पत्थर हृदय माना है उन्होंने। तो दोस्तों ये इस प्रकार जो है ना दुष्यंत कुमार की साय में धूप गजल के बहुत सारे प्रश्न थे। इसके अलावा भी कवि ने जहाँ जो है इस कविता में कुछ और भी चीज़ों का जिक्र किया है। जैसे कवि ने यहाँ पर कहा है कि हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसके और भी उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए पहले उनमें क्रांति तभी आ सकती है जब हम उनको सजग करेंगे, सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अगला जो है हमारा पाठ वो है अक महादेवी का। और अक महादेवी जो है कन्नड़ की कवित्री थी। इन्होंने बहुत पुराने समय की बात है, 12वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदरी थी, अपूर्व सुंदरी होने के कारण राजा जो था वहाँ का उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये नहीं, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद फिर राजा के बार बार प्रस्ताव भेजने पर जब इन्होंने स्वीकार किया तो इन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी। और कालांतर तब तो राजा ने मान ली, लेकिन ब्याह के थोड़े समय बाद राजा ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। जब शर्तों को अस्वीकार किया तो ये घर छोड़कर चली गई थी। और उस समय कि ये इतनी विरोधी प्रवृत्ति की थी, कहते हैं कि नग्नावस्था में महल से घर से निकल गई थी। और फिर इसने चन्न मल्लिकार्जुन यानी कि शिव जी की उपासना की और शिव जी में ही लगी रही। चन्न मल्लिकार्जुन यानी कि शिव है, और इसीलिए कन्नड़ की मीरा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मीरा और इसमें बहुत सा सामंजस्य दिखाई देता है। जिस प्रकार उस समय की लोकलाज को छोड़कर मीरा वहाँ से अपने घर से निकलकर साधु संगतों की संगति बैठती थी, इसी प्रकार यह भी अपनी लोकलाज छोड़कर वहाँ से निकल आई थी। और जिस प्रकार मीरा राजघराने को छोड़कर भगवान के मंदिर में चली गई थी, इसी प्रकार इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इनका जो सारा काव्य है वो भगवान को समर्पित है। ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी कविता, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ है। और प्रमुख कविताएं हैं इनकी हिंदी सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से, जो A.K. रामानुजन ने किया है इनका अनुवाद। और इस प्रकार इनका ये रचनाएं हैं। देखिए अभी इनके प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, वचन किसकी रचना है? अक महादेवी की रचना है। 2 वचन है यहाँ पर उनके। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी? शैव आंदोलन से जुड़ी। शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। अक महादेवी के दोनों वचनों का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? अंग्रेजी, ये जो ना कन्नड़ से अंग्रेजी में किया गया है, और उसका हिंदी रूपांतरण है यहाँ पे। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी, कैसी प्रवृत्ति की थी? यानी कि अक महादेवी वो विद्रोही प्रवृत्ति की थी। अक महादेवी डी आएगा। अक महादेवी ने विरोध किया था किसका? पुरुष वर्चस्व समाज का, यानी कि पुरुषों के जो वर्चस्व था उसका उन्होंने विरोध किया था, और उसका विरोध करके ही महल से निकली थी वो। अक महादेवी किसका संदेश? चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ मैं, संदेश लाई हूँ मैं चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, ऐसे कहती है कवित्री ने आग्रह किया है। देखिए पहले पद्य में तो कवि सारी इंद्रियों को काबू में करना चाहती है, और दूसरे पद्य में कवि आंतरिक भावों को, भूख प्यास इस प्रकार के भावों को काबू में करके भगवान को पा लेना चाहती है। कवित्री ने आग्रह किया है इंद्रियों से, पहले इंद्रियों से आग्रह करती है, हे भूख मत मचल, हे प्यास तड़फ मत, इस प्रकार की है कविता। कवित्री मिलन चाहती है किससे? आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहती कवित्री। नींद में मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? ईश्वर की प्राप्ति का। वो कहता है कि ये नींद मेरी आंखों में तू मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। कहते कि यदि नींद आ जाएगी तो मैं भगवान से दूर हो जाऊंगी। उसके बाद ईर्ष्या किसे जलाती है? मनुष्य को जलाती है ईर्ष्या मत जला, इस प्रकार कवित्री कहती है। कवित्री ने किसे वश में करना चाहा है? अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को पा लेना चाहती है। कवित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना? जय मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी कि जूही के फूल की भांति माना है। कवित्री किसे पूरी तरह से खो देना चाहती है? वह भौतिक सुखों को। कहता है कि मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। तो इस प्रकार वह अपने भौतिक सुखों को भूल जाना चाहती है कवित्री। कवित्री अपने किस भाव को प्रकट करती है? वह भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट करती है। कवित्री लोभ मोह और अहंकार को चाहती है, त्याग देना चाहती है, छोड़ देना चाहती है। कवि का मानना है कि ये सारी चीजें छोड़ूंगी ना तभी भगवान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और क्या है? इसके और भी प्रश्नोत्तर है कि कवित्री कि अपनी स्थिति कुत्ते से विदयनीय मानती है। कहते हैं कि मुझे भूखी को कुछ ना मिले, और मेरा अगर कोई देना भी चाहे तो मेरे हाथ से छूट जाए, छूट के भी मैं उठाना चाहूँ तो भी कुत्ता उठा
के ले जाए, और उसके बाद भी जब मेरे अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा तब मैं सही रूप से किसको पाना चाहूंगी, तब मैं भगवान को पा पाऊंगी। तो इस प्रकार मोह अहंकार कब नष्ट हो गए, कवि कहती है कि जब भौतिक सुख खत्म हो जाएंगे तब ये सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वो कहती है कि हर समय मुझे अपने परमात्मा को याद रखना चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे पीना चाहिए, तब मैं उस चंद्रमल्लिकार्जुन को प्राप्त कर पाऊंगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी एक महादेवी की कविता के कुछ प्रश्नोत्तर थे। अब देखिए अगला जो है हमारा कवि है पाश। पाश जो है मूल रूप से इनका मूल नाम जो है पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मध्य वर्गीय किसान परिवार में 1950 में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था पाश का। और इनकी जो न बंगालियों के नक्सलवादियों से जुड़ने के कारण इनकी कविताओं में तीखापन है। और इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो लोह कथा, उड़दे बाजा, मगर और खाड़े सामियाँ बीच लड़ने साथी, इस प्रकार इनकी रचनाएं पंजाबी में है। और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए दोस्तों अब इनकी कविता से संबंधित जो भी है वो देख लेते हैं क्या है। सबसे खतरनाक, कवि यहाँ कहता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों को कहता है कि ये मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक होने, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को ऐसे कहता है कि वो गंदा तो लगता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए सबसे खतरनाक नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती है, उनसे खतरनाक तो शायद कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार का जिक्र है। सबसे खतरनाक नामक कविता के रचयिता अवतार सिंह पास है, जिनका शॉर्ट नाम पास है, पूरा नाम अवतार सिंह पास है इनका। उसके बाद सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, पंजाबी की कविता है ये, मूल रूप से पंजाबी में लिखी गई थी। इस कविता के अनुवादक का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी चमन लाल ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है, स्वयं इंसान है, ये इंसान ने ये सारी स्थितियां फैला रखी है। हर मनुष्य खालिस्तान की आंधी दौड़ में दौड़ रहा है, प्रगति की आंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि समाज में इससे क्या हो रहा है। खालिस्तान के शोर में सही होते हुए भी, ना इंसाफी के दौर में, ना जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, ना इंसाफी के दौर में सही होते भी दब जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेखक ऐसा मानता, कवि ऐसा मानता है। किसकी लो में पड़ना बुरा, जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अपने सपनों का मर जाना कैसा होता है, सबसे बुरा होता है। अब ये चीजें मानता कवि भयानक, कहता कि सब सपनों का मर जाना सबसे बुरा होता है, यदि सपने मर गए तो वह स्थिति खतरनाक हो जाएगी। समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना सबसे खतरनाक है। यानी कि समय चल रहा है और उसको हम जानते चल रहा है, फिर भी हम उसके साथ नहीं चलते, अगर ऐसा होता तो वो स्थिति सबसे खतरनाक है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह कैसी होती है, सबसे खतरनाक होती है वैसी स्थिति। किसान के मरने पर गाया जाने वाला क्या गीत मरसिया कहलाता है। और उसके बाद गिद्दड़ क्या करता है, गिद्दड़ जो है वो हुआ हुआ करते हैं, यानी कि गिद्दड़ों की आवाज़ सबसे खतरनाक होती है। मेहनत की मेहनत की लूट। उसके बाद है कवि की भाषा में खालिस्तान की प्रमुखता है, स्पष्टता प्रतीकात्मक रूप में ही लिया गई है पूरी कविता, तो प्रतीकात्मकता की प्रमुखता है। कवि की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उससे भी कहता है कवि बचा जा सकता है। मुर्दा शांति से भर जाना क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। कहता है कि यदि जीवित मनुष्य के अंदर मृत प्राय शांति आ जाए तो वह सबसे खतरनाक होती है। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है, आँख को जमी बर्फ कहा है उन्होंने। रूह से क्या अभिप्राय है, रूह से अभिप्राय आत्मा से है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पाश का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1950 में उनका जन्म हुआ था, पाश का 1950। उसके बाद अगर पास के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे, बंगाल के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे वो। और इस प्रकार ये पास की कविता पूरी हुई दोस्तों। अब अगली कविता है हमारी आदिवासी कवित्री निर्मल पुतुल, जो स्वयं भी आदिवासी समाज से रही है। उनकी कविता हमारी जो है वो कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। यहाँ कवित्री आदिवासी समाज की उन मूलभूत चीज़ों को बचा लेना चाहती है जो परिवर्तित होते समय के साथ बदलती जा रही है, परिवर्तित हो जाती है।
निर्मल पुतुल झारखंड की रहने वाली थी और उन्होंने साहित्य की अनेक श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। इनका जन्म झारखंड में सन 1972 में हुआ था। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता चाचा शिक्षक थे, इस कारण इन्हें भी शैक्षणिक माहौल मिला और ये भी पढ़ लिख गई और नर्स बनी बाद में। और इन्होंने जो ना आदिवासी समस्याओं की विभिन्न चीज़ों को उभारा है अपनी कविताओं के माध्यम से। इनकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश आदि। इनके आदिवासी समाजियों के बारे में इन्होंने उनकी कुरीतियों, पुरुषवत्सव और समाज व्यवसायों के हाथ किस प्रकार उनका जो है परिवार पलायन कर जाते हैं, वो जंगल किस प्रकार हटे जा रहे हैं, मशीनी युग कैसे आ जा रहा है, भोले भाले आदिवासियों में भी धीरे धीरे कृत्रिमता आती जा रही है। तो कवित्री इसी बात को बचा के रखने की बात करती है कि हम अपनी मूलभूत चीज़ें, तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तरक्की के साथ साथ अपनी मूलभूत चीज़ें ना छोड़े, वो बची रहे, वो किसी भी तरह जो है वो ख़त्म ना हो, इसका जिक्र है कवित्री ने किया है। तो चलो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाए किसके द्वारा रचित कविता है? निर्मल पुतुल इसकी कवित्री है। निर्मल पुतुल की कवित्री ने किस जीवन के अनछुए पहलुओं को परिचय कराया है? आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं से परिचय कराया उन्होंने। कवित्री ने किस समाज को बेबाकी से प्रकट किया है? संथाली समाज को। संथाली जो न एक संथाल एक आदिवासी जाति है, उसका जिक्र किया उन्होंने। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? आदिवासियों का समाज संकट में है। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी बस्तियों को नंगा होने से किसकी आबो हवा से बचाए रखना है? शहर की आबो हवा से बचाए रखना है अपनी बस्तियों को। धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? वो शिकार का प्रतीक है। धनुष की डोरी खींचती जा रही थी और शिकार होते थे उस समय, जो धीरे धीरे जंगल कटने के कारण खत्म होते जा रहे हैं। नाचने के लिए कैसे आंगन की रक्षा की आवश्यकता? खुला आंगन। जो पूरे बड़े बड़े जो खेत होते थे वही खुला आंगन होता था उन आदिवासियों के लिए। हंसने के लिए आवश्यकता थोड़ी सी खिलखिलाहट की, यानी कि जीवन में प्रसन्नता होगी तभी तो खिलखिला के हंसेंगे। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की आवश्यकता है, यानी कि कोई अपना एक ऐसा ठिकाना भी हो जहां हम अकेले होकर अपनों के दुख अपनों के साथ बांट सके। बूढ़ों के लिए आवश्यक पहाड़ों की शांति, यानी कि मशीनी युग आने के कारण उन पहाड़ों की शांति खत्म हो गई है। यह दौर कैसा है? यह अविश्वास भरा है, जहाँ इस अविश्वास भरे दौर में विश्वास भरा वातावरण, कवित्री ऐसा कहती है। मान का क्या है? मान का क्या है? भागीपन, हरापन। ये मान नहीं है सोरो, मन के क्या है? वो मन के वो हरापन लिए हुए हैं, यानी कि बहुत ही प्रसन्नचित है मन से। मिट्टी क्या बचाए रखना है? मिट्टी का सौंधापन बचाए रखना है। जिस सौंधी सौंधी मिट्टी में आदिवासी समाज के बच्चे पलते थे। भाषा में कौन सापन है? भाषा में झारखंडीपन को बचा के रखना है। जो धीरे धीरे शहरी वातावरण की कृत्रिमता आ रही है, कवित्री कहती है कि उसे हमें खत्म करना है। इस प्रकार इसके अलावा कवित्री और भी काफी सारी चीजों का जिक्र करती है। कहते हैं कि कुल्हाड़ी की धार बचा के रखें, नदियों के पानी की पवित्रता बचा के रखें, उन आदिवासी गीतों को बचा के रखें, और उन लोगों की जो है ना अपनों के साथ दुख सुख बांटने की जो चिर परिचित परंपरा थी उसको बचा के रखें। तो इस प्रकार की बहुत सारी मानना है कि इन चीज़ों को यदि हम बचा के रखेंगे तभी आदिवासी समाज की पूरी चीज़ें बच पाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे काव्य खंड का 5वां अंतिम 10वां पाठ भी पूरा हुआ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलें, और इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। और धीरे धीरे आज मैंने थोड़ी आराम से वीडियो करवाई है, तो कुछ दोस्त हमारे वगैरह से जल्दी करवाते हो, उनकी शायद